हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम 14 अगस्त की जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उनके बारे में इस अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किन महत्वपूर्ण खबरों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी 6 महत्वपूर्ण खबरें होंगी जिन पे हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। उसमें पहली महत्वपूर्ण खबर होगी हमारी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति के बारे में। दूसरी है भू प्रेषण प्रणालियों में निजी क्षेत्र का जो सहयोग है, उसको बढ़ाने की बात करी जा रही है, उसके बारे में। भारत सिंगापुर संबंधों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बड़े पैमाने पर प्रवाल विरेंजक की जो घटना हुई है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। घरेलू पवन ऊर्जा टरबाइन के निर्माण के लिए कुछ नियम चेंज किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ साथ में देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, है ना। साथ साथ में आरबीआई द्वारा एक फ्री एआई विजन लाया गया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम लोग कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी देखेंगे, जैसे कि परपेचुअल टोलिंग हो गया, भारतीय ओलंपिक संघ हो गया, नासा का ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण हो गया, प्रोजेक्ट कुशा हो गया, सीमा सुरक्षा बल हो गया, और एक सुर्खियों में रहा हुआ एक स्थल भी है ईस्टर द्वीप, जिसकी राजधानी है हंगारोवा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बात करते हैं हमारी पहली मुख्य खबर की। पहली मुख्य खबर है हमारी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, एक संसदीय समिति है विदेश मामलों की, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि भारत की, उसका जो शीर्षक है उस रिपोर्ट का है कि भारत की हिंद महासागर क्षेत्र रणनीति का मूल्यांकन। मतलब भारत ने अब तक जो हिंद महासागर क्षेत्र में जो रणनीति अपनाई है, अपने हितों को या राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका एक तरह से ये विदेश मामलों की जो संसदीय समिति, इसने एक मूल्यांकन किया है कि भारत उस क्षेत्र में क्या क्या कर रहा है और कुछ सुझाव भी दिए हैं। तो ये रिपोर्ट जो है हाल ही में लोकसभा में रखी गई है, तो हम डिटेल में बात करते हैं इसमें कि क्या है न्यूज में। ये हिंद महासागर क्षेत्र पूरा है, इसमें आगे देखते हैं, जहां जहां रेफरेंस आता रहेगा उसके बारे में आपको बताते जाऊंगा। परंतु वर्तमान में अगर कुछ चीजें देखनी है तो देख लीजिए, ये ग्वादर पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में है, चाहबार जो है ईरान में, दुक्म पोर्ट जो है ये ओमान में है, और हम्बनतोता जो है श्रीलंका में है, सितवे जो है म्यांमार में है। ये हमारे थोड़े से काम आएंगे आगे इस न्यूज में। तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यही बात करते हैं कि हिंद महासागर जो है, वास्तव में उसका महत्व क्या है। हिंद महासागर जो क्षेत्र है, इंडियन ओशन रीजन, उसका महत्व क्या है। तो महत्व की सबसे पहले बात करें हम लोग कि भू सामरिक जो महत्व है, जियो स्ट्रेटेजिक, वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि भारत की लगभग 11,098 किलोमीटर लंबी जो समुद्री तट रेखा है, वो पूरी की पूरी हिंद महासागर क्षेत्र में लगती है, ठीक है। और लगभग यहाँ पे 1300 द्वीप है, और भारत का जो ईईजेड है, जिसको कि बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है, वो लगभग 24 लाख किलोमीटर है। तो भारत के लिए इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि भारत की एक लंबी तट रेखा जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में लगी हुई है। साथ साथ में ईईजेड, जहां पर भारत जो है संसाधनों का खनन कर सकता है, या वहां पे जो भी हिंद महासागर में संसाधन है उनका उपयोग कर सकता है। तो ईईजेड भी भारत का बहुत बड़ा है इस क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में। अगला बात करते हैं वैश्विक, अगर वैश्विक रूप से देखा जाए कि क्या है इसका भू सामरिक महत्व है, तो देखिए, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ना। और इसके आसपास जो है, इसके तटीय क्षेत्र में लगभग 35 देश, एक बड़ा महासागर है, और 35 देश जो है हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास में है। और विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या जो है वो हिंद महासागर के आसपास के जो तटीय क्षेत्र है या देश है, वहां पे निवास करती है। तो देख सकते हैं हम लोग कि वैश्विक स्तर पर भी ये जो हिंद महासागर रीजन है, वो काफी महत्व रखता है भू सामरिक दृष्टिकोण से। अब आर्थिक महत्व की हम लोग बात करें तो वो क्या होगा। देखिए, भारत के लिए अगर हम लोग बात करें कि भारत के लिए आर्थिक महत्व क्या है, तो भारत जितना भी व्यापार करता है अपना वस्तु व्यापार, उसका लगभग 90% जो हिस्सा है वो हिंद महासागर क्षेत्र से होता हुआ अन्य देशों में जाता है, तो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। साथ साथ में भारत जो अपना अधिकांश तेल आयात करता है, वो भी इंडियन ओशन रीजन के रास्ते से ही आयात करता है। भारत लगभग 88 85 से 88% जो है अपनी आवश्यकता का तेल आयात करता है, और उसमें से मैक्सिमम जो आता है वो इंडियन ओशन रीजन के रास्ते से ही भारत में आता है। तो भारत के ट्रेड के लिहाज से या भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से हिंद महासागर बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करें वैश्विक रूप से इसका आर्थिक महत्व क्या है, तो देखिए, विश्व के लगभग 50% जो कंटेनर ट्रैफिक है
वो इस क्षेत्र से होके गुजरता है, ठीक है। और 1/3 बल्क कार्गो है, लगभग 33% जो कार्गो आयात निर्यात होता है वैश्विक स्तर पर, वो हिंद महासागर क्षेत्र से होता हुआ जाता है। और विश्व की लगभग 2/3 तेल की जो आपूर्ति होती है, तेल का जो भी आयात निर्यात हो रहा है, वो हिंद महासागर क्षेत्र जो है उससे होकर गुजरता है। तो वैश्विक स्तर पे भी हम लोग बात करें व्यापार के लिए और ऊर्जा के लिए, तेल के निर्यात के लिए, आयात के लिए, उसके व्यापार के लिए हिंद महासागर जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अगर बात करें तो वो क्या महत्व है इसका? देखिए, ऐसा माना जाता है कि हिंद महासागर क्षेत्र जो है वो सबसे गर्म महासागर है। हिंद महासागर जो है वो सबसे गर्म महासागर है। तो पर्यावरणीय दृष्टि से ये काफी समृद्ध है। अगर हम लोग बात करें हिंद महासागर क्षेत्र में, तो बहुत सारे फ्लोरा एंड फौनास पाए जाते हैं जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि इसका भूसामरिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है और पर्यावरणीय महत्व क्या है। भारत के स्तर पर भी देखा और वैश्विक स्तर पर भी देखा। अब आगे देखते हैं इस न्यूज में क्या है। अब देखिए, अब चुनौतियां क्या है इस क्षेत्र में। क्षेत्र महत्वपूर्ण तो काफी ज्यादा है। संसदीय समिति भी अगर रिपोर्ट बना रही है तो इसका महत्व होगा, तभी इसको देख के मूल्यांकन किया जा रहा है। परंतु अब कुछ चुनौतियां हैं। अब चुनौतियों में हम लोग डिवाइड करते हैं भू राजनीतिक चुनौतियां क्या है। देखिए, इस क्षेत्र में जो है बंदरगाह और अवसंरचना में निवेश किया जा रहा है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा मेनली। चीन क्या कर रहा है यहाँ पे, एक उसकी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से क्या कर रहा है, चीन कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। चीन तो ये बोलता है कि हम कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये चीन का प्रभुत्व जो है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। और भारत के आसपास के बहुत सारे जो पड़ोसी देश है या हिंद महासागर रीजन के जो देश है, वो भी चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के खिलाफ थोड़ी सी बात होती है। एक रणनीति चीन की चलती है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, यानी कि उसको बोलते हैं मोतियों की माला। मोतियों की माला इस तरह से है कि भारत के जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे चीन अलग अलग तरीके से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है या दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत हमने अभी जो बंदरगाह देखे थे, चीन पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह को डेवलप कर रहा है, अपनी उपस्थिति को वहां पे बढ़ा रहा है। चीन श्रीलंका के हम्बनतोता जो बंदरगाह है वहां पे अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। चीन म्यांमार का जो सितवे बंदरगाह है वहां पे अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। तो एक तरह से भारत के लिए मोतियों की माला टाइप का हो गया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसको बोलते हैं, ठीक है। साथ साथ में चीन ने जिबूती जो है वहां पे भी एक सैन्य अड्डा बनाया है, और पाकिस्तान के साथ जो चीन के संबंध है वो तो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो भू राजनीतिक रूप से एक तरह से देखा जाए तो इस क्षेत्र में होना वैसे चाहिए, क्योंकि भारत के नाम पे ही है हिंद महासागर, है ना। तो भारत का दबदबा होना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं चीन जो अपनी रणनीति लेके आया है, BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स जो हो गया, या फिर भारत के आसपास के क्षेत्रों में जो सैन्य हवाई अड्डे चीन डेवलप कर रहा है। हमने देखा कुछ टाइम पे पहले जो भारत के मालदीव है, मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला था, वो भी चीन की वजह से ही सारा कुछ वहां पे हो रहा था कि चीन चाह रहा था कि मालदीव जो है वहां पे भारत की उपस्थिति नहीं होगी, चीन की उपस्थिति वहां पे बढ़े। तो ये सारी भू राजनीतिक समस्याएं या चुनौतियां भारत के सामने है हिंद महासागर क्षेत्र को लेके, और मेनली जो ये चुनौतियां आ रही है वो चीन की साइड से आ रही है, ठीक है। अब समुद्री सुरक्षा की अगर हम लोग बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र में हमने देखा भी व्यापार के लिहाज से भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड स्तर पे भी इंपॉर्टेंट है। परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारी समुद्री डकैती होती है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अवैध और असूचित अविनियमित मत्स्य, जिसको बोलते हैं कि जो एक तरह से मत्स्य का खनन हो रहा है या फिर उसको जो उपयोग किया जा रहा है वो इतने गंदे तरीके से, अवैध तरीके से किया जा रहा है, असूचित तरीके से किया जा रहा है, अनियमित तरीके से किया जा रहा है, विनियमित तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है वहां पे। साथ साथ में यहाँ पे दुर्व्यापार या मादक पदार्थों की तस्करी भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हिंद महासागर में ये सारी सुरक्षा चुनौतियां हैं, समुद्री डकैती है, आतंकवाद हो रहा है। जैसे कि 2008 में जो भारत में बॉम्बे अटैक हुआ था, तो वो आतंकवादी समुद्र के रास्ते से ही आए हैं। और बहुत सी बार ऐसी न्यूज अखबार में आए दिन देखने को मिलती है कि जो कार्गो जहाज जा रहा था उसको कहीं ना कहीं समुद्री डकैती के माध्यम से लूट लिया गया। तो ये सारी समस्याएं यहाँ चल रही है, कहाँ पे? समुद्री सुरक्षा। और किस रीजन में? इंडियन ओशन रीजन में। अब अवसंरचना की हम लोग बात करें, वो भी कमी है। हिंद महासागर में भारत एक प्रमुख देश है, भारत के खुद के पास भी अवसंरचना की कमी है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत जो है एक अपना दबदबा बना सके। परंतु उसके साथ साथ में हिंद महासागर क्षेत्र में जो बहुत सारे लघु द्वीपीय
और तटीय देश है, उनके पास तो क्षमता और भी कम है। जैसे कि हम लोग अभी मालदीव की बात कर रहे थे, तो मालदीव के पास क्षमता काफी कम है कि वो अपनी सुरक्षा कर सके या फिर अपने संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। इसीलिए चीन वहां पे क्या करता है, अवसंरचना बनाता है और अवसंरचना के बहाने ऋण देता है, और फिर एक तरह से ऋण जाल कूटनीति जो होती है चीन की, उसमें वो देश फंस जाते हैं। तो ये 3 चुनौतियां हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख है। भू राजनीतिक, जो कि मेनली चीन की साइड से आ रही है। सुरक्षा संबंधी है, समुद्री सुरक्षा संबंधी, जो कि आतंकवाद की हो गई, समुद्री डकैती हो गई, और अवसंरचना की कमी है। ठीक है। अब तो जो समिति है विदेश मामलों की, पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने कुछ रिकमेंडेशन की है कि हम क्या कर सकते हैं क्षेत्र के लिए। तो उसने बोला कि हमारा जो सागर विजन चल रहा है उसको हम लोग अपग्रेड करके महासागर में कर दें। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि सागर महासागर क्या है। अभी यहाँ पे सजेशन देखते हैं एक बार। तो उन्होंने बोला कि सागर जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, ये इनिशिएटिव जो शुरू हुआ था 2015 में शुरू हुआ था, और इसको ये बोल रहा है कि हमें अब इसको महासागर की ओर लेके जाना है, ताकि जो क्षेत्र है ये उसमें स्थिरता आ सके, व्यापार को बढ़ावा मिल सके, और जो हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास के देश है उनकी पारस्परिक सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। सागर का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। मतलब जो ये क्षेत्र है पूरा हिंद महासागर या भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है, उन सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर विजन ये बात करता है, जो कि शुरू हुआ था 2015 में। महासागर विजन की जो बात करी जा रही है सरकार के द्वारा, महासागर विजन की 2025 में ही बात करी जा रही है। इसमें ये बोल रहा है कि क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति, इसको थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है सागर का। ठीक है। अगला क्या है, बहुपक्षीय सहयोग जो है उसको गहरा करना। अब चीन के साइड से जो चुनौती आ रही है उसको निपटने के लिए भारत को अन्य जो देश है हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास के, उनके साथ सहयोग बढ़ाना है, और ताकि अपने हितों को सुरक्षित किया जा सके और पारस्परिक लाभ हो सके देशों को। तो सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण के लिए भारत ने एक क्वेड के साथ भारत साझेदारी कर रहा है। क्वेड में भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इसके साथ भारत जो हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास के जो देश है उनके साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहा है। साथ साथ में बिम्स्टेक हो गया, जो कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों को मिलाकर एक संगठन है। भारत ये कमेटी ये सजेस्ट कर रही है कि भारत को क्वाड के साथ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के साथ और बिम्स्टेक के साथ अपने जो संबंध है उनको और गहरा करना चाहिए, और बहुपक्षीय सहयोग है उसको मजबूत करना चाहिए। ठीक है। अब साथ साथ में कमेटी जो एक रिकमेंडेशन और दे रही है कि हमारे जो प्रवासी भारतीय भारत के जो लोग हैं, भारत से जो बाहर रहते हैं या बहुत पहले टाइम पे जा चुके हैं, तो वो भारत के लिए एक तरह से सॉफ्ट पावर का काम करते हैं। तो ये कमेटी रिकमेंडेशन ये कर रही है कि भारत को जो अपने प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ सांस्कृतिक संबंध जो हो गए या सांस्कृतिक कूटनीति हो गई या जुड़ाव जो हो गए, उनको और बढ़ावा देना चाहिए। जब वो बढ़ावा देंगे तो उस देश के साथ जो संबंध है हमारे और बेहतर हो सकते हैं, अगर हम लोग हमारा जो डायस्पोरा है उसको बेहतर तरीके से उपयोग करें तो। अब कमेटी फिर एक बात और ये बोल रही है कि नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो कमेटी ये बोली कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय जो है 1982 का, और आसियान की केंद्रीय भूमिका को भारत को समर्थन करना चाहिए। मतलब समिति ये बोल रही है कि भारत को आसियान के साथ भी, अन्य देशों के साथ भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहां पर एक खुला, स्वतंत्र और नियम आधारित व्यवस्था हो सके, जो कि नियम आधारित व्यवस्था समुद्र में चलती है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के माध्यम से। तो कमेटी ये 4 रिकमेंडेशन करती है भारत के लिए। सागर विजन को महासागर में अपग्रेड करना, बहुपक्षीय सहयोग जो है संगठनों के साथ उसको मजबूत करना, प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाना या सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना, और नियम आधारित व्यवस्था के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करना भारत। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भारत ने इस क्षेत्र में पहले कौन कौन सी शुरू करी है, ताकि भारत जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें अपनी स्थिति को बेहतर कर सके। तो सबसे पहले हम लोग इन पहलों को क्लासिफाई करते हैं, सामरिक पहले, समुद्री सुरक्षा और रक्षा पहले कौन सी है, और उसके बाद बहुपक्षीय सहयोग को। तो सामरिक पहलों में सबसे पहले बात करते हैं सागर इनिशिएटिव।
देखिए, सागर इनिशिएटिव जो है वो भारत सरकार के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य ये था कि हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास के जो देश है उनके साथ सहयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ावा देना और एक तरह से सबका विकास हो, जो क्षेत्र है और भारत का भी साथ साथ में विकास हो। तो कमेटी ये बोल रही है कि अब जो विजन है, जो ये सागर विजन है, इसको हमें महासागर इनिशिएटिव की साइड लेके जाना पड़ेगा। महासागर क्या है? ये बोल रहा है कि महासागर, सागर फ्रेमवर्क के तहत तो हमने ये बात करी कि हिंद महासागर के आसपास के देश होने चाहिए, परंतु महासागर इनिशिएटिव के लिए अंतर्गत हम लोग ये बात करें कि ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं उनके साथ हमारा जो सहयोग है विकास के लिए या सुरक्षा के लिए वो बढ़े। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की नीति है कि भारत वहां पर मुक्त, स्वतंत्र, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था को समर्थन करता है और अपने जो सहयोगी देशों है उनके देश साथ मिलकर काम करता है। समुद्री सुरक्षा और रक्षा के लिए बात करते हैं कि भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव किए हैं। तो भारत का जो ईईजेड है, अब हम लोगों ने बात करी थी कि लगभग 24 लाख किलोमीटर से ज्यादा है, तो भारत ये प्रयास कर रहा है कि जो ईईजेड में आसपास के जो देश है उनको शामिल करते हुए एक संयुक्त गश्त की जाए ताकि जो समुद्री डकैती होती है उस पर रोकथाम लगाई जा सके और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिल सके। तो भारत यहाँ पे मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स के साथ मिलकर एक तरह से समुद्री डकैती के लिए विरोधी एक संयुक्त अभियान चलाता है। अब एक सेंटर है जो कि गुड़गांव में बनाया गया है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, IOR, यानी कि इंडियन ओशन रीजन के लिए। तो ये क्या है, अब इंडियन ओशन रीजन में जो भी कुछ सूचनाएं मिल रही है उनको आसपास के देश जो हैं, जो भारत के सहयोगी देश हैं, उनके साथ साझा किया जाए, उसके लिए एक केंद्र बनाया गया है और उसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। वाइड शिपिंग समझौता भारत कर रहा है बहुत देशों के साथ। वाइड शिपिंग समझौता ये होता है कि दो देशों की नौसेनाओं के बीच में समझौता होता है और वो ये बोलते हैं कि अगर कोई वाणिज्यिक जहाज जा रहा है आपके देश का या फिर कोई गैर सैन्य जहाज जा रहा है तो आप हमें उसकी सूचना प्रदान कर दो, ताकि ऐसा ना हो कि हम उसको सैन्य जहाज मान लें और ये कि हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण हो रहा है, इसको लेके कोई उकसावे वाली कार्यवाही हो सके एक दूसरे देशों की साइड से। तो वाइड शिपिंग एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। साथ साथ में भारत जो है रेड सी है वहां पे धीरे धीरे अपनी थोड़ी सी तैनाती बढ़ा रहा है या वहां के जो देश है उनके साथ सहयोग कर रहा है, क्योंकि लाल सागर से होता हुआ भारत का एक अच्छा खासा ट्रेड होता है। ठीक है, अवसंरचना परियोजना भारत शुरू किया हुआ है, जैसे कि सागरमाला 2.0 है। सागरमाला परियोजना जो है, देखिए 2015 में शिपिंग मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार की उसने शुरू किया था और इसके तहत ये था कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट, यानी कि हमें बंदरगाह का विकास करना है और जब बंदरगाह का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा, क्योंकि जब बंदरगाह का विकास होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। तो 2015 में सागरमाला प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था शिपिंग मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा। साथ साथ में भारत ईरान में चाहबार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। ठीक है, सितवे बंदरगाह जो है म्यांमार का, वहां भी भारत कुछ सहयोग कर रहा है। कोलंबो वेस्ट टर्मिनल जो हो गया श्रीलंका का, वहां भी भारत कुछ अवसंरचना संबंधी निर्माण कर रहा है। तो ये देखा समुद्री सुरक्षा और रक्षा के लिए भारत क्या कर रहा है। अब देखते हैं बहुपक्षीय सहयोग क्या कर रहा है भारत। तो भारत इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है वो भारत ने बनाई और ये संगठन की अगर हम लोग बात करें तो ये 1997 में बनाया गया था और इसका उद्देश्य यही है कि हिंद महासागर के जो आसपास के जो देश है उनके साथ सहयोग करना। एक भारत ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2019 में, जो पूर्वी एशिया सम्मेलन हो रहा था बैंकॉक में, वहां पे इसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। इसका लक्ष्य ये था कि एक ये स्वैच्छिक संगठन है, कोई समझौता नहीं है। जो देश इंडो पैसिफिक रीजन के अगर वो ओशन के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाह रहे हैं तो भारत ने इसको प्रपोज किया था कि हम एक दूसरे के साथ आपस में सहयोग करते हैं। ठीक है, साथ साथ में भारत यहाँ पे नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। नीली अर्थव्यवस्था मतलब ये हो गया कि जो समुद्र बेस्ड अर्थव्यवस्था है, समुद्र के संसाधनों से जो चलती है वो अर्थव्यवस्था हम लोग सिंपल लैंग्वेज में मान सकते हैं। भारत साथ साथ में यहाँ पे बिम्स्टेक और क्वेड इनके साथ सहयोग कर रहा है। बिम्स्टेक की बात करी जाए तो ये 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र है उसके माध्यम से बनाया गया था और इसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश शामिल है। अब एक बार आप
सर्च करके कमेंट में इसका बताना कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल है। ठीक है, क्वेड की हम लोगों ने बात कर ली कि क्वेड जो है उसमें 4 सदस्य, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और ये देश सहयोग कर रहे हैं आपस में। पोर्ट्स कॉन्क्लेव जो उसका आयोजन किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं समुद्री जो क्षेत्र है उसमें सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नौसैनिक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी। तो ये नौसैनिक संगोष्ठी जो है वो एक तरह से ये है कि जो नौसेना जो है हिंद महासागर के क्षेत्र की देशों की, उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए हम कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं। अगर हिंद महासागर क्षेत्र में कोई डकैती हो रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है, कोई आपदा आ गई तो उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इसके लिए नौसैनिक संगोष्ठी यानी कि बातचीत का किया जाता है हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों के बीच में। तो ये पूरी न्यूज हमने देखी है हमारी हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में, जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, और कुछ सुझाव भी देखे। अब बात करते हैं हमारी आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। आज की हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर है भू प्रेषण प्रणालियों में निजी क्षेत्र का सहयोग। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि भारत का पहला वाणिज्यिक भू प्रेषण सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने के लिए 4 फर्मों का एक कंसोर्टियम बनाया गया है। क्या है ये? मतलब ये है कि भू प्रेषण जो तकनीक है, भू प्रेषण जो सैटेलाइट्स हैं, उनको बनाने के लिए हाल ही में ये किया गया है कि 4 कंपनियां मिलके एक साथ आई है कि हम अब भू प्रेषण जो सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट है, वो हम लोग बनाएंगे। तो ये बात इसमें सिंपल शब्दों में है। तो अब ये जो कंपनियां, इनको कोई ना कोई एक संगठन साथ में लेके आया होगा। तो भारत सरकार ने एक संगठन का निर्माण किया था, और वो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस। इसके द्वारा ये चारों कंपनियों को एक साथ लाया गया है, और इनके द्वारा ये प्रयास किया जाएगा, इन कंपनियों के द्वारा, कि भारत का पहला स्वदेशी वाणिज्यिक भू प्रेषण उपग्रह समूह बनाने के लिए ये 4 कंपनियां, ये निजी फर्में एक साथ आई हैं। उनका नाम देख लेते। अब उन 4 फर्मों का नेतृत्व कौन करेगा? वो होगा पिक्सेल स्पेस इंडिया नामक एक कंपनी है, वो उन 4 फर्मों का नेतृत्व करेगी। इतना इंपॉर्टेंट ये नाम याद रखना। तो अन्य फर्मों में अगर शामिल करेंगे बाकी कौन कंपनी है, तो देखते हैं पियर्स साइड स्पेस, सेट शोर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुव स्पेस, और इनका नेतृत्व कौन करेगा? पिक्सेल स्पेस इंडिया। ठीक है, पिक्सेल स्पेस इंडिया। तो अब न्यूज देखते हैं कि वास्तव में ये है क्या। देखिए, अब जो ये बनाया जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो बनाई जाएगी, भू प्रेषण सैटेलाइट जो बनाई जाएगी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होती क्या है, थोड़ा सा संक्षिप्त में। देखिए, अर्थ ये है, तो जो सैटेलाइट है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और सूचनाएं एकत्रित करता है। ये सिंपल मतलब है कि अर्थ को ऑब्जर्व करती है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। अब न्यूज की बात करते हैं कि वास्तव में क्या है इसमें। तो देखिए, प्रौद्योगिकी जो है वो किस प्रकार से इसमें काम करेगी, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बनाए जाएंगे उसमें, कि जो 12 उपग्रह लगभग इसमें बनाए जाएंगे, और जो सारे उपग्रह जो होंगे वो हर मौसम में काम कर सकेंगे, दिन रात इमेजिंग देंगे। मतलब हर प्रकार के मौसम में वो अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेंगे, और दिन और रात में भी जो इमेजिंग होगी, यानी कि वहां पे जो इमेज लेंगे ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वो भेजा जाएगा नीचे, है ना। और ये जो उपग्रह, इसमें कुछ रडार्स और कुछ टेक्नोलॉजी है, एक बार नाम पढ़ देता हूं, इतना तो काम का नहीं होता। ये पैनक्रोमेटिक, ये उपग्रह पैनक्रोमेटिक मल्टी स्पेक्ट्रल एवं हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स होंगे इसमें, और सिंथेटिक एपरेचर रडार से लेस होगा। ये कुछ टेक्नोलॉजी अंदर की, हमारे लिए इतना प्रीलिम्स के लिए काम का होता नहीं है जनरली। तो हर मौसम में और दिन रात ये इमेजिंग लेंगे उपग्रह जो होंगे। अब ये जो मॉडल है ये सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है। तो पीपीपी में सरकार की कुछ भूमिका होगी, और जो निजी क्षेत्र का कंसोर्टियम बनाया है उनकी कुछ भूमिका होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरकार की भूमिका की। देखिए, सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार रणनीति बनाएगी कि किस प्रकार से हमें बनाना है। सरकार उनको तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, सरकार नीतिगत सहयोग प्रदान करेगी। सरकार की साइड से ये होगा। अब जो निजी क्षेत्र है वो क्या करने वाला है इसमें? वो ये करेगा कि जो भू प्रेषण प्रणालियां जो बनाई जाएगी उनका जो स्वामित्व होगा, संचालन होगा, विनिर्माण हो गया, और विनिर्माण, भारतीय प्रक्षेपण, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेटा का व्यवसायीकरण हो गया, सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? निजी क्षेत्र की होगी।
हमारे लिए मेन बात यह ध्यान रखने की है कि ये कंसोर्टियम जो है इन स्पेस के द्वारा इसको बनाया गया है 4 कंपनियों को लेके, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट्स है वो निजी क्षेत्र के द्वारा बनाई जाएगी। तो इसमें पीपीपी मॉडल हम लोगों ने लागू कर दिया है, ठीक है। अब ये उपयोग क्या किस में आएंगे, ये जो सैटेलाइट्स जो बनाए जाएंगे, देखिए जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी निगरानी करेगा ये, और हम लोग पता कर सकते हैं कि भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, या हिंद महासागर में या वैश्विक स्तर पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। आपदा प्रबंधन में काम आएगा, कृषि नियोजन में काम आएगा, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाली भूस्थानिक खुफिया जानकारी अगर हमें चाहिए, ये जो सैटेलाइट्स होंगे, ये जैसे पाकिस्तान के किसी एरिया के ऊपर उस टाइम पे है, तो हो सकता है वहां पे एक हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो हमें भेजेंगे, और वो भेज के हम खुफिया जानकारी पता कर सकते हैं कि वहां पे सैनिक कितने कितने उनके हथियार हैं, ये भी जानकारी हमें मिल सकती है, ठीक है। साथ साथ में ये जो है एनालिसिस रेडी डाटा तथा मूल्य संवर्धित सेवाएं भी प्रदान करेंगे। एनालिसिस रेडी डाटा का मतलब ये होगा कि ऐसा डाटा ये देंगे जिसको डायरेक्टली एनालिसिस किया जा सकता है, रो डाटा नहीं प्रदान करेंगे, ठीक है। एक सिक्वेंशियल या अच्छा डाटा प्रदान करेंगे। तो क्या क्या उपयोग किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, कृषि नियोजन, अगर इससे बारिश नहीं हो रही है, पता लग रहा है हमें ऐसा सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से, तो हम किसानों को सूचना देंगे कि भाई इस टाइम पे बारिश नहीं हो सकती, तो आप इस तरह की फसल मत बोइए। कृषि नियोजन में उच्च गुणवत्ता वाली भूस्थानिक खुफिया जानकारी अगर प्राप्त करें तो उसके लिए काम आ सकता है, और कुछ डाटा में देंगे। तो ये जो उपग्रह बनाए जाएंगे इनकी समय अवधि कितनी होगी, 4 साल के लिए होगी। तो ये हमने उपग्रह के बारे में बात करी है, कार्यक्रम के बारे में बात करी। अब देखते हैं क्या है, अब है भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के बारे में। तो कुछ डाटा है यहाँ पे कि भारत में कितना निजी अंतरिक्ष उद्योग है, कितना नहीं है। तो देखते हैं आर्थिक आकार कितना है उसका। तो भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वो वर्तमान में लगभग $8 बिलियन की है। वर्तमान में भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वो $8 बिलियन की है, और ऐसा माना जा रहा है कि भारत में अगर निजी क्षेत्र भी सहयोग करता है सरकार के साथ में, तो इसको लगभग 2040 तक $100 बिलियन तक पहुंचाया जा सकता है, या उसमें ऐसी क्षमता विद्यमान है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में। अब बढ़ता निजी क्षेत्र, अब भारत में निजी क्षेत्र धीरे धीरे अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ रहा है। अभी इसकी भागीदारी मान सकते हैं कि 2% के आसपास है, परंतु धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। वो हमें यहां दिखता है कि जैसे कि भारत में लगभग अंतरिक्ष क्षेत्र में 200 के आसपास स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वो अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक उदाहरण है विक्रम एस जो है, एक वो बनाया गया था, रॉकेट बनाया गया था, स्वदेशी रॉकेट बनाया गया निजी क्षेत्र के द्वारा। तो एक कंपनी थी स्काई रूट एरोस्पेस, ये निजी कंपनी थी, इसके द्वारा ये विक्रम एस भारत का एक प्रकार का निजी रॉकेट बनाया गया था, और इसको बनाया गया था मिशन प्रारंभ के तहत बनाया गया था। तो विक्रम एस के बारे में एक जानकारी याद रखनी है, एक निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, उसने इसको बनाया और मिशन प्रारंभ के तहत बनाया। तो ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। अब ये जो हम लोग न्यूज लेके आए हैं, इस न्यूज में यही बात है कि अब अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, उनमें निजी क्षेत्र आएगा कि उनका निर्माण किया जाए, उनके डाटा को व्यवस्थित रूप से रखा जाए, इसके लिए निजी क्षेत्र आगे आ रहा है धीरे धीरे। अब एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, देखिए ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है वो भी निजी क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो अंतरिक्ष क्षेत्र हो गया अंतरिक्ष क्षेत्र जो हो गया उसमें जितने भी उद्योग काम कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन का गठन किया गया है कि वो जो इंडस्ट्रीज है जो भी अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही है उनको बढ़ावा दिया जाए, उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि अंतरिक्ष क्षेत्र देखिए थोड़ा सा जटिल होता है, तो विभिन्न इंडस्ट्रीज हो गया, सरकार हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, सब एक साथ अगर काम करेंगे तो फायदा होगा। जटिल टेक्नोलॉजी थोड़ी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सरकारी सहायता के बारे में क्या है कि सरकार किस प्रकार से कोशिश कर रही है कि भारत में जो निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाए अंतरिक्ष क्षेत्र में, वो है कि सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन स्पेस का गठन किया। इन स्पेस जो है डिपार्टमेंट जो स्पेस जो है उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है, और इसको जिम्मेदारी दी गई है कि अंतरिक्ष क्षेत्र जो है भारत का, उसमें आप निजी क्षेत्र जो है उसकी भागीदारी को बढ़ाइए, ठीक है। भारत एक भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लेके आया है। इसके तहत जो है विनियामक संरचना, संगठनात्मक संरचना बनाई गई है,
ताकि संस्थागत रूप से निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है वो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ाई जा सके। ठीक है, उदारीकरण, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने लगभग निजी क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी आने के लिए 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक है, एक भारत सरकार ने वेंचर कैपिटल फंड बनाया है, वो लगभग 1000 करोड़ का है। इस कैपिटल फंड के माध्यम से ये बात कर रही है भारत सरकार कि अगर कोई स्टार्टअप्स आते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने के लिए और उनका आइडिया अच्छा है, अगर उनके पास तत्कालिक रूप से धन नहीं है तो हम उनको इस वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से धन प्रदान कर देंगे। तो भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि अंतरिक्ष क्षेत्र जो है हमारा, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसमें। क्यों, देखा है हमने कि 2040 तक ये लगभग $100 बिलियन का हो सकता है। ठीक है, अब भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग का महत्व क्या होगा? महत्व देखिए, सिंपल सी बात है कि आर्थिक समृद्धि हमारी होगी। $100 बिलियन अगर होगा ये 2040 तक, तो कहीं ना कहीं निवेश आएगा, निवेश आएगा तो आर्थिक समृद्धि होगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, सब चीज होगी। और भारत की एक तरह से वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है वो भी भारत की बढ़ेगी कि भारत इतनी जटिल टेक्नोलॉजी को भी बना सकता है। रणनीतिक आत्मनिर्भरता होगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अंतरिक्ष के लिए जो प्रौद्योगिकी होती है वो ऐसी प्रौद्योगिकी सैन्य प्रौद्योगिकी में भी उपयोग होती है। जैसे कि जो रॉकेट होता है, मिसाइल बनाने में भी लगभग वो सेम प्रौद्योगिकी काम आ रही होती है। तो जब भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो भारत को डाटा हो गया, सैटेलाइट इमेजेस हो गई, या खुफिया जानकारी इकट्ठा करना हो गया, या सैन्य प्रौद्योगिकी का विकास करना हो गया, इसमें भारत की आत्मनिर्भरता होगी। और जब हम लोग अपने संसाधनों को खुद बनाएंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, तो हम रणनीतिक रूप से स्वायत्त हो जाएंगे। ठीक है, बाकी देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। इसरो की उत्पादकता में वृद्धि होगी। वो कैसे? कि अगर ये दूसरे जो काम है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बनाने के लिए, या फिर जैसे कि रॉकेट बनाया है, अगर ये काम निजी क्षेत्र कर सकता है तो इसरो फिर क्या करेगा कि जो उसके दीर्घकालिक मिशन हो गया, यानी मानव मिशन भेजना हो गया, शुक्र के ऊपर मिशन भेजना हो गया, एक भारत का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना हो गया, तो इसरो जो है वो महत्वपूर्ण या दीर्घकालिक मिशन जो है उन पे काम अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। इसरो ये कर सकेगा अगर निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती है, निजी क्षेत्र अगर ये बाकी के काम थोड़े थोड़े करने लगता है तो तीनों तरफ से हमें फायदा होगा। हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, रणनीतिक आत्मनिर्भरता होगी, और इसरो की उत्पादकता जो है उसमें वृद्धि होगी। इसरो का जो कुछ छोटे मोटे काम है वो बढ़ जाएंगे और वो निजी क्षेत्र के द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भारत सिंगापुर संबंध की। तो भारत सिंगापुर संबंध जो है उसके अगर हम लोग देखें तो इसमें हाल ही में क्या हुआ है, देखिए कि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और सिंगापुर के बीच में एक तरह से एक मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और इसमें यह बात की गई कि हम लोग जो है उसमें कुछ क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, उनकी समीक्षा भी की गई, और उन क्षेत्रों में सहयोग को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं इसकी भी बात की गई। तो जैसे कि वो क्षेत्र कौन कौन से? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, डिजिटलीकरण हो गया, स्वास्थ्य देखभाल हो गया, कौशल विकास और संधारणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी हो गई, इसकी बात होगी। तो इस न्यूज में हम लोग जो मेनली चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हम भारत और सिंगापुर के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं। तो देखते हैं भारत और सिंगापुर के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं। देखिए, अब बात करें राजनयिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक संबंधों की अगर बात करें तो जब सिंगापुर 1965 में, देखिए सिंगापुर का ऐसा था कि 1963 में ब्रिटेन से आजाद हो चुका था, परंतु सिंगापुर उस टाइम पे मलेशिया के साथ में था। 1965 में सिंगापुर एज ए देश वर्ल्ड मैप पे आया। तो 65 में जैसे सिंगापुर की स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत सबसे पहले देशों में था जिसने सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करी, यानी कि भारत ने उसके स्वतंत्र होते से ही उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो दोनों देशों के जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन, वो बढ़ते गए। जैसे कि 2005 में दोनों देशों ने बात ये करी कि हम लोग व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों देशों ने ये बात करी कि अब अपने संबंध जो है 2015 में हम लोग रणनीतिक साझेदारी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद 2024 में दोनों देशों की जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि अब रणनीतिक साझेदारी को भी हम लोग व्यापक रणनीतिक साझेदारी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ये आर्थिक सहयोग या फिर रणनीतिक सहयोग का एक अलग अलग स्तर होता है। यहां रणनीतिक साझेदारी की बात करें, फिर व्यापक कि और यहां हो सकता है कि सैन्य आदान प्रदान भी होने लग जाए, हथियार एक दूसरे के देश खरीदने लग जाए। ठीक है,
तो अभी जो 2025 का जो वर्ष है, यहाँ पे भारत और सिंगापुर के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको लगभग 60 साल हो गए हैं। यहाँ पे व्यापार और निवेश की बात करते हैं कि वो कैसे संबंध है दोनों देशों के बीच में। तो अब जो सिंगापुर है वो आसियान समूह में है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का समूह है आसियान, उसमें सिंगापुर शामिल है। तो भारत का सबसे बड़ा आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? सिंगापुर। और कितनी हिस्सेदारी है? लगभग 3.2 हिस्सेदारी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? तो सिंगापुर है। ये एज अ प्रीलिम्स हमारे लिए काम का होगा, है ना। अब भारत सिंगापुर के संबंधों के बारे में और बात करते हैं। देखिए, डिजिटल और फिननेट के बारे में बात करें, फिनटेक के बारे में बात करें, तो सिंगापुर में भारत का जो यूपीआई पे नाउ है या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और भारत का जो रुपे कार्ड है, ये सिंगापुर में चलता है। तो देखिए, दोनों देशों की वित्तीय संरचना और बैंकिंग प्रणाली भी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। बहुपक्षीय सहभागिता भी है दोनों देशों के बीच में, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, या वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, दोनों का सदस्य कौन है? सिंगापुर है। तो सिंगापुर इन दोनों संगठनों का सदस्य है। और ये दोनों संगठन जो है एक तरह से भारत के नेतृत्व में चालू हुए। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो ये 2014 में पेरिस में इसका गठन किया गया था। और इसका लक्ष्य ये है कि जो देश है जिनके पास सोलर ऊर्जा का पोटेंशियल है वो इससे जुड़े और आपस में हम लोग सहयोग करें ताकि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके और अपनाया जा सके। इसका मुख्यालय भी भारत के गुरुग्राम में है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है ये 2023 में भारत में जब G20 की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उस दौरान ये संगठन बनाया गया था। तो बहुत सारे देश मिलकर साथ में आए और उन्होंने ये बोला कि अब जैव ईंधन को अपनाना हमें चाहिए और इसके लिए बहुत सारे देशों को एक साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए, तकनीकी हस्तांतरण करना चाहिए। तो उसका भी मेंबर कौन है? सिंगापुर है। युद्ध अभ्यास भी दोनों देशों के बीच में चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में सैन्य संबंध भी है। जैसे कि अग्नि वॉरियर एक युद्ध अभ्यास होता है जो कि दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में होता है। सिम्बैक्स जो होता है, सिम्बैक्स, वो दोनों देशों की नौ सेनाओं के बीच में होता है। सिम से हम लोग जान सकते हैं नौसेना, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों देशों के बीच में कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। अब लोगों के मध्य जुड़ाव भी है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी है। जो सिंगापुर की जो जनसंख्या है उसमें लगभग 9% जो है वो भारत के प्रवासी लोग रहते हैं। मतलब भारत के प्रवासी, भारत से जो पहले गए हुए लोग हैं वो लोग रहते हैं। और सिंगापुर में जो तमिल है एक तरह से वहां की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। मतलब आप समझ सकते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट सिंगापुर और भारत के बीच में कितना ज्यादा है कि 9% भारत के प्रवासी वहां रह रहे हैं। तमिल जो है वहां की आधिकारिक भाषाओं में गिनी जा रही है, ठीक है। तो संबंध इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के बीच में। अब भारत के लिए क्या महत्व है सिंगापुर का, एक अगर और बात की जाए तो देखिए, आसियान ब्रिज वो किस प्रकार से कि भारत ने 2014 में एक एक्ट ईस्ट नीति शुरू करी थी। इससे पहले 1991 में भारत ने लुक ईस्ट जो शुरू किया था उसका अगला चरण जो था एक्ट ईस्ट था, जो कि 2014 में शुरू की गई थी। इसका अर्थ ये है कि भारत के जो पूर्व में जो देश स्थित थे उनके साथ हमें संबंधों को और बेहतर बनाना है। इंडो पैसिफिक जो लक्ष्य है भारत के, इंडो पैसिफिक लक्ष्य क्या है? खुला, स्वतंत्र और नियम आधारित इंडो पैसिफिक होना चाहिए। तो अगर इन एक्ट ईस्ट नीति को सफल बनाना है भारत को, साथ साथ में इंडो पैसिफिक जो लक्ष्य है उसको अगर भारत को पाना है, तो भारत को आसियान के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आतंकवाद के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना पड़ेगा। और आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए सिंगापुर जो है वो भारत के लिए एक तरह से ब्रिज का काम कर सकता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं आसियान ब्रिज, यानी कि भारत को अगर आसियान तक जाना है तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर वो यहाँ पे ब्रिज का काम कर सकता है भारत को वहां पे ले जाने के लिए। तो आसियान ब्रिज का ये सिंगापुर काम करता है। संकट में भी सहयोग की बात हुई दोनों देशों के बीच में। जैसे कि कोविड-19 जब आया था तो भारत ने जब वैक्सीन डेवलप कर लिया था, तो वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत ने वैक्सीन की आपूर्ति विभिन्न देशों को की थी, उसमें से सिंगापुर को भी भारत ने करी। सिंगापुर ने भी भारत को चिकित्सा सहायता प्रदान करी थी, चिकित्सा सहायता एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करी थी जब भारत में कोविड की सेकंड वेव आई थी 2021 में।
तब भारत में चिकित्सा उपकरण कम पड़ रहे थे, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी, तो सिंगापुर ने भारत की उस टाइम पे मदद करी थी। यानी कि संकट के समय भी दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है सिंगापुर। क्यों? सिंगापुर जो है उसका एक पोर्ट है, चांगी नौसैनिक अड्डा, वहां तक सिंगापुर जो है वो भारत को एक्सेस प्रदान कर रहा है। तो अगर भारत की वहां पे मजबूती स्थिति जो है वो मजबूत अगर होती है, तो हिंद महासागर में जो भारत को घेरने का चीन प्रयास करता है, ऐसे ही दक्षिण प्रशांत महासागर जो हो गया या दक्षिण चीन सागर जो हो गया, वहां पर भारत जो है वो चीन को घेरने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि चीन के आसपास के जो देश है उधर वियतनाम, सिंगापुर, इनके साथ भारत अपने संबंध मजबूत कर रहा है। तो चांगी नौसैनिक अड्डा ये भू राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है कि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत सिंगापुर का उपयोग कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारा न्यूज। अब हम लोग बात करते हैं हमारी आज की चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर की। देखिए, हमारी चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर जो है वो है कि बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजक की जो घटना है वो हो रही है। प्रवाल विरंजक कुछ इस प्रकार का दिखता है, यानी कि प्रवाल है ना सफेद सफेद हो जाते हैं प्रवाल विरंजक की टाइम पे। तो देखते हैं क्या हो रहा है वास्तव में इस न्यूज में। देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया एशिया नहीं, पश्चिमी एशिया में ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में रिकॉर्ड स्तर पर प्रवाल विरंजक की घटनाएं हो रही है। कैसे हो रही है वो कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है वहां पे लंबे समय तक चलने वाली सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैली सबसे प्रचंड मरीन हीट वेव्स, यानी कि जो हीट वेव्स है इसके कारण व्यापक रूप से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी जो तट है वहां पर प्रवाल विरंजक की घटनाएं हो रही है। तो इस न्यूज में हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है, साथ साथ में प्रवाल विरंजक होता क्या है और प्रवालों के लिए कौन सी स्थितियां हैं जिसमें वो सही तरह से ग्रो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्या है। तो ये न्यूज में बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजक की घटनाएं हो रही है, तो देखते हैं क्या है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी तट है वहां पर एक स्थित है निगालू रीफ। तो ये जो निगालू रीफ है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, यहाँ पे बहुत सारे प्रवाल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रवाल विरंजक की घटनाएं एक बड़े रूप में देखने को मिली है। और ये निगालू रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। निगालू रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, और वो क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, प्रवाल विरंजक की घटना की अगर हम लोग बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका नाम है नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके द्वारा ये बोला गया कि 2024 में घोषित चौथी व्यापक विरंजक घटना का हिस्सा है। मतलब ये घटना जो हुई है इसके बारे में ये बोल रही है कि चौथी व्यापक घटना है, ऐसा नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन बात करता है। ठीक है, तो अब इसके अतिरिक्त ये भी बात निकल के आई कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, जहां पर प्रवाल की आबादी में सबसे बड़ी 4 दशकों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, ऐसी भी बात निकल के आई है। अब ग्रेट बैरियर रीफ का हमें ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिहाज से कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर के समानांतर है ये, और ये 2300 किलोमीटर में लगभग फैली हुई दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल प्रणाली है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है और दुनिया में सबसे बड़ी प्रवाल प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, और एक ये निगालू रीफ ध्यान रखनी है। निगालू रीफ कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है ये भी, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब बात करते हैं प्रवाल के बारे में। वास्तव में प्रवाल होते क्या? देखिए, प्रवाल अगर ओरिजिनली देखना है तो इस तरह का दिखता है। जब इसका विरंजक हो जाता है तो वो सफेद सफेद दिखने लगता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। ये इस विरंजक होने के बाद इस तरह से जैसे सूख गया हो एकदम से ना। अब हम लोग बात करते हैं प्रवाल के बारे में। देखिए, प्रवाल जो हैं इस प्रकार के सजीव होते हैं जो कि इनके जो उत्तक होते हैं उसमें एक सूक्ष्म शैवाल रहता है, उसका नाम है जुजेथेले। जुजेथेले होता है, जुजेथेले होता है के साथ इनका सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध मतलब ये होता है कि दो जो जीव होते हैं वो साथ साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं। तो प्रवाल का अपने उत्तकों में रहने वाले सूक्ष्म शैवाल जो होते हैं जिसको बोलते हैं जुजेथेले, उनके साथ सहजीवी संबंध होता है। और ये जो जुजेथेले होते हैं ये एक तरह से
जो जो प्रवाल होता है उसके लिए प्राथमिक भोजन के स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। और प्रवाल का जो ये रंग होता है वो भी किसकी वजह से होता है? जुजन थैले की वजह से। तो जुजन थैले दो काम करता है, एक तो उनको भोजन प्रदान करता है प्रवाल को, एक रंग प्रदान करता है। तो अगर ये जुजन थैले नहीं रहेगा तो प्रवाल मर जाएंगे, ना तो उसको भोजन मिलेगा ना उसको रंग प्रदान होगा। तो यही उसमें होता है प्रवाल विरंजक में। प्रवाल विरंजक में वास्तव में होता क्या है? यह घटना कब होगी? जब समुद्र का जो तापमान है अगर वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो होता क्या है, ये जुजन थैले जो है जो प्रवाल के टिश्यूज में रहते हैं, अगर ये जुजन थैले निकल गए प्रवाल के टिश्यूज से, तो मैंने आपको बताया ये अपना होस्ट होता है, मतलब एक तरह से उनका प्रवाल के टिश्यूज, तो अगर वहां से निकल गए तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? प्रवाल को भोजन नहीं मिलेगा, प्रवाल को रंग नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से प्रवाल जो है रंगहीन या सफेद हो जाते हैं, और इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रवाल विरंजक या फिर कोरल ब्लीचिंग उसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और तो वही बात है, ये वही लिखी है वापस है कि भोजन का प्राथमिक स्रोत है वो समाप्त हो जाता है। जुजैन थैले जब तक प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध में है तो प्रवाल बढ़ता रहेगा, उसको पोषक तत्व मिलते रहेंगे, उसके पास कलर होगा। परंतु जैसे ही जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जुजैन थैले बाहर आया, तो फिर क्या होगा? ना प्रवाल को पोषक तत्व मिलेंगे, ना प्रवाल को क्या मिलेगा? रंग मिलेगा, और प्रवाल जो है सफेद प्रकार का हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, जिसका ये डायग्राम दिख रहा है हमें, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब प्रवाल के लिए आदर्श दशाएं क्या है कि प्रवाल कब अच्छे से पनप सकता है? तो हम लोग देखते हैं, एक तो स्वच्छ जल होना चाहिए। प्रवाल जो है बहुत गंदा या जल होता है उसमें नहीं पनपते, तो प्रवाल के लिए जरूरी है कि जल जो है वो प्रदूषण मुक्त हो और स्वच्छ हो, क्योंकि अगर प्रदूषण वाला जल रहेगा तो प्रवाल को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और अगर प्रदूषित जल भी रहता है तो फिर बहुत सी बार सूरज की रोशनी है वो भी बराबर तरीके से प्रवाल तक नहीं पहुंच पाती है। गर्म जल होना चाहिए। अब इतना भी गर्म नहीं कि उसको वो जुजन थैले बाहर निकल जाए। टेम्परेचर एक बोला हुआ है कि लगभग एक आदर्श तापमान जो है वो 23 से 29 डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज्यादा गर्म होना चाहिए। इसके आसपास अगर तापमान होगा तो प्रवाल जो है वो अच्छी तरह से विकसित होंगे। स्वस्थ जलीय जीव ये क्या है? देखिए, जैसे कि पैरेट फिश हो गया और कछुए हो गए, जो जल के अंदर थोड़े से घास टाइप के जो शैवाल होते हैं उनको खा लेते हैं, तो वहां के जो आसपास की जो चीजें हैं वो साफ और स्वच्छ हो जाती है। तो इसकी वजह से प्रवाल को एक स्वच्छ एनवायरनमेंट वहां पे मिलता है अपने ग्रो करने के लिए। तो ये कुछ स्वस्थ जलीय जीव जो होते हैं ये भी होने चाहिए प्रवाल के आसपास, ताकि ये जो कुछ घास प्रकार के जो शैवाल होते हैं उनको खा सके और प्रवाल को साफ और स्वस्थ एनवायरनमेंट वहां पे मिल सके ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये 3 आदर्श दशाएं प्रवाल के लिए जो होनी चाहिए उसको विकसित होने के लिए। परंतु वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि प्रवाल विरंजक की घटनाएं देखने को मिल रही है, ठीक है। अब प्रवाल के बारे में अगर बात करें तो प्रवाल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब प्रवाल 3 प्रकार के होते हैं तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। फ्रीजिंग रीफ एक होता है, बैरियर रीफ एक होता है, और एटोल रीफ एक होता है, ठीक है। अब फ्रीजिंग रीफ क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये तट है, अगर इस तट के आसपास ही ऐसे कोरल है तो उसको फ्रीजिंग रीफ बोलेंगे, यानी कि तट के साथ ये सीधे रूप से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और सबसे सामान्य प्रकार का अगर कोई कोरल रीफ हो सकता है तो वो ये होता है फ्रीजिंग रीफ, ठीक है। तट रेखा के पास विकसित होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और कुछ ही लेगुन होते हैं, मतलब लेगुन जो होता है जहां पे पानी आके जम जाता है, तो अब तट रेखा के पास हो सकता है कि यहाँ पे पानी जमा हो, तो कुछ में लेगुन भी हो सकता है। इस प्रकार की बात कर रहा है, मतलब देखिए ये तट रेखा है, अगर इसके आसपास प्रवाल डेवलप हो गया तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग रीफ, ठीक है। अगला बात करते हैं बैरियर रीफ। तो यह मुख्य भूमि से लेगुन द्वारा अलग होती है, मतलब ये हो गया कि जैसे कि यहां पर तट रेखा है और ये बैरियर रीफ हो गया, तो यहां पर क्या होगा? पानी भरा हुआ होगा, लेगुन होगा। तो मुख्य भूमि से लेगुन के द्वारा अलग होती है, उसको बैरियर रीफ बोलते हैं। और ये जो फ्रीजिंग रीफ होती है उससे ये बड़ी होती है, जैसे कि हम लोगों ने बात करी ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, वो लगभग 2300 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तट रेखा के समानांतर विकसित होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब एटोल रीफ क्या होती है? अब ये रिंग के आकार की होती है,
जैसे कि मान लीजिए आपकी बाउंड्री हो गई, मतलब तट रेखा हो गई, ये समुद्र हो गया, तो ये इस प्रकार की होती है, गोलाकार प्रकार की होती है, और इनके बीच में लेगून होता है, यानी कि पानी भरा हुआ होता है। तो ये रिंग की आकृति की होती है और बीच में इनके लेगून होता है। यह जलमग्न ज्वालामुखी द्वीपों के चारों ओर विकसित हो सकती है, बात बिल्कुल सही है। अगर ज्वालामुखी द्वीप है तो वहां पे ये विकसित हो सकती है, क्योंकि इनको कुछ बेस तो चाहिए होता है डेवलप होने के लिए ना। और खुले महासागरों में पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तट रेखा के पास होना ये जरूरी नहीं है, जहां खुला महासागर भी हो सकता है वहां भी मिल सकती है, और बीच में इनके लेगुन होगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये तीनों रीफ्स के बारे में हम लोगों ने देखा, फ्रीजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटोल रीफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में एक सवाल पूछा गया था, वो सवाल थोड़ा सा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। दूसरा हो गया, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन है, वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती है। यह बात यूपीएससी ने प्रवाल के ऊपर 2018 में पूछी थी, और हमें बताना कि सही स्टेटमेंट क्या है। तो इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप देखिए कि इसका आंसर क्या है, और जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें एक बार बताना कि यूपीएससी का जो पीवाईक्यू 2018 का, उसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ में एक चीज और देखनी है आपको, वो है एक कोरल ट्रायंगल है। कोरल ट्रायंगल मतलब कुछ देशों के आसपास कोरल ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसको कोरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो देश है वो एक बार आपको थोड़े से देखने हैं, और वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कोरल ट्रायंगल जो है वो किन किन देशों में पाया जाता है। ये दो चीज आपका होमवर्क है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा, 2018 का पीवाईक्यू का आंसर और कोरल ट्रायंगल क्या होता है। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन हमने देखी, और ये एनवायरमेंट में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आते रहते हैं इससे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारी पांचवी महत्वपूर्ण खबर की। देखिए पांचवी महत्वपूर्ण खबर हमारी क्या है, घरेलू पवन ऊर्जा टरबाइन के निर्माण के लिए नीति। मतलब सरकार ने कुछ नियम चेंज किए हैं कि घरेलू पवन ऊर्जा का जो टरबाइन बन रहा है वो किस प्रकार से बनना चाहिए, और जो इंडस्ट्रीज जो बना रही है उनके लिए क्या क्या नियम लागू होंगे, ये ऐसा कुछ बात करी गई है। तो हाल ही में जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, जो कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हो गया उसके देखरेख करते हैं, नीतियां बनाता है ना, तो उसने क्या किया है हाल ही में, देखिए एक छोटा सा चेंज ये किया है कि पवन टरबाइन के लिए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला एवं डाटा केंद्र को अनिवार्य बनाया। पहली बात तो ये करी कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और डेटा केंद्र जो है उसको अनिवार्य बनाया। साथ साथ में एक बात और की है कि पवन टरबाइन अनुमोदन प्रणाली को अपडेट किया है। वो क्या किया है मैं आपको बताता हूं, पवन टरबाइन अनुमोदन प्रणाली को अपडेट किया है। तो वो क्या है, देखिए साथ ही मॉडल्स और विनिर्माण की संशोधित सूची का नाम, मॉडल्स और विनिर्माण की संशोधित सूची का जो नाम है उसको चेंज करके क्या बोला है, मॉडल्स और विनिर्माताओं की अनुमोदन की सूची, विंड या फिर ALMM कर दिया है। अब जो भी ये चेंज है, आप हो सकता है आपको लग रहा हो कि क्या चेंज किया है, क्योंकि ये चेंज हो जो है वो जो निर्माता है, जो पवन टरबाइन, उसके लिए बनाया गया है। परंतु हम लोग देखते हैं कि इसमें वास्तव में हमारे काम की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा एक काम का होगा, है ना। मैं आपको आगे बताता हूं कि वो चेंज क्या है, तब थोड़ा सा समझ में आएगा ठीक से। देखिए जो नीति बदल के ले आएंगे, और वो नीति क्या है, मैंने जो आपको ये फुल फॉर्म बताई है ये फुल फॉर्म है, उसकी नाम चेंज करके मॉडल्स और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची, विंड या फिर ALMM विंड उसको किया गया है। वो देखते हैं वास्तव में क्या है। तो देखिए क्या है, बस ये है कि हम जो भी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उसमें घरेलू विनिर्माता जो है उनके ऊपर कुछ शर्तें आरोपित की गई है, वो शर्तें चेंज वो देखते हैं क्या है। तो घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की सबसे पहले बात की, वो क्या है, तो ये बोला कि ब्लेड्स टावर हो गए, गियर बॉक्स हो गए, जनरेटर हो गया, विशेष बेयरिंग जैसे प्रमुख पुर्जे जो होते हैं जो टरबाइन को बनाने के काम में आते हैं, कि खरीद किससे करी जाएगी, केवल स्वीकृत भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से करना
अनिवार्य कर दिया है। मतलब ये बोला है कि जो भी टरबाइन बनाने के लिए महत्वपूर्ण पुर्जे लगते हैं उसकी खरीद आप केवल स्वीकृत भारतीय आपूर्तिकर्ता है उनसे ही कर सकते हो, सबसे नहीं कर सकते अब। ठीक है। डेटा स्थानीकरण। अब जो पवन ऊर्जा की जो भी बात करी जा रही है उसमें यह बोला गया है कि जो भी उसका परिचालन किया जा रहा है उसमें जो भी डेटा एकत्रित हो रहा है वो भारत में ही स्थित होना चाहिए। वो डेटा परिचालन केंद्र जो है वो भारत में स्थित होना चाहिए। हमें वो डेटा चाहिए क्योंकि भारत में आने वाले भविष्य में अगर हमें पवन ऊर्जा को और भी विकास करना है तो डेटा एनालिसिस तो करना पड़ेगा। तो वो डेटा जो भी अभी जनरेट हो रहा है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में वो हमारे पास ही होना चाहिए। तो डेटा स्थानीकरण की बात इसमें की गई है। अनुसंधान और विकास केंद्र वो किस प्रकार से, तो ये बोला कि जो विनिर्माता कंपनियां हैं उनको 1 साल के भीतर एक ऐसे केंद्र बनाने होंगे जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार टरबाइन डिजाइन करें। मतलब ये बोल रहा है अभी जो हम टरबाइन है हो सकता है उसकी कुछ तकनीक है, उसके कुछ पुर्जे जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। तो अब ये बात करी गई है कि भारतीय जो विनिर्माता है या जो भी विनिर्माता कंपनियां हैं अब उनको 1 साल के भीतर अपने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा ताकि जो ऐसे टरबाइन बनाए जा सके जो कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल हो। ठीक है। अब गुणवत्ता मानक क्या है, जो टरबाइन जो भी बना रहे हैं उसके लिए गुणवत्ता मानक भी होने चाहिए। तो ये बोला कि सितंबर 2026 से जो भी पुर्जे बनेंगे सितंबर 2026 से सभी पुर्जों के लिए BIS प्रमाणन या सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है एक सर्टिफिकेशन देगा तभी हम आपके पुर्जों को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, उसको फिर काम में नहीं लिया जाएगा। परंतु कुछ छूट दी गई है। वो छूट क्या है कि पहले से अगर किसी ने बोली लगाए गए प्रोजेक्ट है या 18 महीनों के भीतर वो प्रोजेक्ट पूरे होने वाले कैप्टिव या ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट, अगर ऐसे प्रोजेक्ट है तो उनको इन चीजों से थोड़ी सी छूट मिलेगी। अब पहले से बोली लगा दी हो गया तो उसको थोड़ी छूट मिलेगी, या फिर 18 महीनों के भीतर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला कैप्टिव ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट। देखिए कैप्टिव ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट क्या है, ये टर्म थोड़ी सी वैसी है। इसका अर्थ ये है कि कोई कंपनी है उसने बाहर के जो बेचने वाले होते हैं विद्युत डिस्कॉम जो होते हैं उनसे विद्युत नहीं ली और अपनी खुद की ऊर्जा को डेवलप करने के लिए उसने कुछ टरबाइंस लगाए हुए हैं। ठीक है। मतलब अपनी खुद की ऊर्जा वो खुद जनरेट कर रही है। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर ये लागू नहीं हो। कैप्टिव या फिर ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट इस प्रकार के होते हैं जहां पे कंपनी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करती है, ना कि किसी से खरीद कर पूरा करती है। ठीक है। नए विनिर्माताओं की बात करें तो ये कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2 साल में अगर 800 मेगावाट तक वो डेवलप करता है तो उसको छूट प्रदान की जाएगी नए विनिर्माताओं को। देखिए ये सारी जो चीज है आपके लिए कम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से लगता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये भारत में जैसे कि ये सब प्रयास के किए जा रहे हैं कि भारत में ही टरबाइन का निर्माण हो, भारत के स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिले, प्रमाणीकरण हो, सारी की सारी चीजें सर्टिफिकेट हो। ठीक है। साथ साथ में जो भी डाटा जनरेट हो भारत में ही हो। परंतु एग्जाम के लिहाज से जो अगली बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री के लिहाज से ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कि वर्तमान में अगर स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में चौथे स्थान पर है भारत। ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में चौथे स्थान पर भारत है। विद्युत उत्पादन जो है अभी जो भारत में हो रहा है उसमें पवन ऊर्जा का योगदान लगभग 4.69% है, यानी कि 5% से कम है। तो ये हम मेंस में अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें कोट कर सकते हैं, या फिर हमें कोई प्रीलिम्स में सीक्वेंस में जमाने को आता है तो पवन ऊर्जा का योगदान हम लोग देख सकते हैं कि 5% से हमारा कम है। ठीक है। स्थापित क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो 2014 में लगभग 21 गीगावाट थी जो कि जून 2025 तक बढ़कर 51.3 गीगावाट हो गई। मतलब बढ़ोतरी हो रही है आने वाले टाइम में और होगी। अब एक हमारा संस्थान है, वो संस्थान ये बोलता है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ये बोलता है कि जमीन से 150 मीटर ऊंचाई पर भारत की पवन ऊर्जा जो क्षमता है, यानी कि जमीन से 150 मीटर ऊंचाई तक ही लगभग टरबाइन लगते हैं। तो भारत के पास इतना पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है पवन ऊर्जा क्षमता का, तो वो है 1164 गीगावाट, बहुत ज्यादा है। ऐसा हमारा राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान बोलते हैं। तो
तो अभी तो हम लोगों ने कितना डेवलप किया है, 51 मतलब 51.3 गीगावाट डेवलप किया, और क्षमता कितनी है 1164 गीगावाट, बहुत ज्यादा क्षमता है अभी, और बहुत पोटेंशियल है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत का लक्ष्य 2030 तक क्या है, 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि वैश्विक पवन ऊर्जा उपकरणों की 10% मांग को भारत पूरा करे। मतलब भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि अगर वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा के जो उपकरण है, टर्बाइन या कोई भी जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही है, उसमें 10% मांग को भारतीय उद्योग जो है वो पूरा करना चाहिए, भारत पूरा करना चाहिए, ऐसे इसमें बात की जा रही है। ठीक है, तो ये पेज जो है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस न्यूज में। इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पोटेंशियल रहता है कि भारत की कौन सी रैंक है, और ये अगर आपको कभी मेंस में लिखने को आए तो बोल सकते हैं कि हम लोग पोटेंशियल इतना ज्यादा है, फिर भी अभी हम लोग बहुत कम पोटेंशियल को अचीव कर पाए। ठीक है, अब हमारी आज की आखिरी न्यूज पढ़ते हैं, एआई सेक्टर के ऊपर बेस्ड है। आरबीआई का फ्री एआई विजन जो है वो आया है। तो वो क्या है, आरबीआई ने एक्चुअली ये किया है, वित्तीय क्षेत्र जो है उसके लिए आरबीआई ने फ्री एआई विजन हाल ही में जारी किया है। तो ये क्या है, देखिए आरबीआई की एक समिति थी, उसने फ्रेमवर्क फॉर, मतलब फ्री एआई का फुल फॉर्म क्या है, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्री एआई का फुल फॉर्म है, हम तो फ्री एआई ध्यान रखेंगे बहुत, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि किस तरह से उसको करना है। बात इसमें की जा रही है कि ऐसा फ्रेमवर्क हो जो कि रिस्पॉन्सिबल एआई को बढ़ावा दे और इथिकल एआई को बढ़ावा दे, इस तरह की बात आरबीआई ने करी है। तो बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है कि वित्तीय सेवाओं में एक तो नवाचार को बढ़ावा देना है, साथ साथ में जो जोखिम होता है एआई को उपयोग करने का उसको किस प्रकार से कम किया जा सके, या फिर नवाचार और जो जोखिम प्रबंधन है उसको संतुलित किस प्रकार से किया जा सके, ये आरबीआई अपनी फ्री एआई रणनीति में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है अब इसका उद्देश्य क्या है फ्री एआई का। अब ये भी जो न्यूज है मेनली प्रीलिम्स से थोड़ी ज्यादा काम की है, बाकी फोल्डर पॉइंट का भी इसका यूज होता है इकोनॉमी में, या फिर एआई से रिलेटेड कुछ बात आती है, या फिर वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कुछ बात आती है, तो हम लोग के हाँ एआई के लिए हमने वहां पे कुछ शुरू किया है। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये कि जो वित्तीय क्षेत्र है हमारा, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें एआई को हम लोग सुरक्षित बनाएंगे, निष्पक्ष बनाएंगे और रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। इस प्रकार का एआई हम लोग हमारे वित्तीय सेक्टर में उपयोग करेंगे। 7 सूत्र के आधार पर यह रणनीति बनाई गई है। पहले उन सूत्रों की बात कर लेते हैं कि कौन से 7 सूत्र के ऊपर ये फ्री एआई बेस्ड है। तो देखिए ये रहे 7 सूत्र आपके। पहला क्या है, विश्वास ही बुनियाद है। मतलब ये है कि एआई का जब भी उपयोग किया जा रहा है तो वो विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वसनीय नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, मतलब विश्वास के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। पीपल फर्स्ट, मतलब एआई जो है वो मानव को निर्णय लेने में सहायता करनी चाहिए, लेकिन मानव निर्णय और नागरिक हित को स्वीकार करना। मतलब ये है कि एआई जो है, एआई मानव से ऊपर कभी नहीं होगा, जो होगा वो पीपल फर्स्ट ही होगा। संयम से ऊपर नवाचार। ठीक है, अब ये क्या है, तो उद्देश्यपूर्ण और जिम्मेदार नवाचार जो होता है उसको बढ़ावा देना। मतलब कोई भी इनोवेशन आप कर रहे हो तो वो टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर ना हो, वो उद्देश्यपूर्ण हो और साथ साथ में वो जिम्मेदारी पूर्ण वाला काम हो। न्याय और समानता की बात कर रहे हैं कि जो एआई के जो परिणाम आते हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए और भेदभाव रहित होने चाहिए। सबको उसमें ऐसा नहीं हो कि समानता मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए एआई के परिणामों में। अगला है सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता। मतलब जो एआई जो भी प्रणालियां हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और ऊर्जा कुशल होनी चाहिए। ये ना हो कि एआई का उपयोग किया जा रहा है और ऊर्जा का इतना ज्यादा मात्रा में उसमें उपयोग हो गया कि पर्यावरण संधारणीयता खतरे में हो गई है ना। डिजाइन से समझने योग्य, मतलब ये है कि जो एआई की जो डिजाइन है उससे ही लोग समझ जाए। विश्वास के लिए स्पष्टता और व्याख्यात्मकता सुनिश्चित करना। मतलब अगर लोगों का विश्वास एआई के ऊपर बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं उसका जो डिजाइन है उसको इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि लोग समझ सके और लोग स्पष्ट हो, दिख सके कि लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जवाबदेही, अब एआई का जो भी उपयोग करने वाली संस्थाएं हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये फ्री एआई के 7 पिलर्स हैं, 7 सूत्र हैं। ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन मेंस के लिए हो सकता है 10 नंबर में
कि जो आरबीआई की जो फ्री एआई रणनीति है उसके 7 सूत्र क्या है, ठीक है। तो ये 7 सूत्र एज इट इज हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब जो ये लक्ष्य ये जो आरबीआई लेके आया है फ्री एआई विजन, इसके तहत अगर बात करें तो द्विआयामी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। एक आयाम तो क्या है कि नवाचार को बढ़ावा देना है, दूसरा आयाम क्या है कि जो एआई से जोखिम हो सकता है उसको कम करना है। तो नवाचार को किस प्रकार से बढ़ावा देना है कि डेटा हो गया और कंप्यूट तक समान पहुंच के लिए साझा अवसंरचना हो, एक ऐसी अवसंरचना हो जहां पे लोगों की एक समान पहुंच हो सके, ऐसे इसमें नवाचार को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है। अब भारत का एक इंडिया एआई मिशन चल रहा है और उसके तहत एक एआई कोष जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये बात करी गई कि इसको जो फ्री एआई है उसको कहीं ना कहीं इंडिया एआई कोष जो है उसके साथ एकत्रित कर दिया जाए, ठीक है। अब परीक्षण के लिए एआई इनोवेशन सैंडबॉक्स और स्वदेशी वित्तीय एआई मॉडल जो है वो हमें बनाने चाहिए। मतलब स्वदेशी वित्तीय मॉडल हो, हमारी निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर ना हो। विनियामक मार्गदर्शन, मतलब एआई का उपयोग किन जगहों पे किया जाना, कितनी मात्रा में किया जाना, किस प्रकार से किया जाना, उसके लिए हमें एआई नीति बनानी होगी, ये बात इसमें करी गई है। संस्थागत जो संरचना है उसको बढ़ावा देना, यानी कि कुछ ऐसे बोर्ड हो, कुछ ऐसा मानव संसाधन हो जो एआई क्षेत्र में प्रशिक्षित हो, तो इस प्रकार की संस्थागत संरचना का विकास हमें करना है। समावेशन और अन्य प्राथमिकताओं को सुनिश्चित सुविधाजनक बनाने के लिए कम जोखिम वाले एआई समाधानों है तो नम्य अनुपालन आवश्यकता है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमें समावेशन करना है एआई से या फिर कुछ ऐसी प्राथमिकता जिनको सुविधाजनक बनाना है, तो कम जोखिम वाले एआई जो समाधान है उनके साथ हमें अनुपालन इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि एक कंपनी होगी बहुत बड़ी जो एआई सेक्टर में बहुत बड़ी है और कोई नई कंपनी आई है जो कि एआई सेक्टर में समावेशन को बढ़ावा दे रही है या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आई है, कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे कि समावेशन बढ़ सकता है कुछ, या फिर प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र है हमारे उसमें काम कर रही है, तो हमें उसके लिए सेम पैमानों पर अनुपालन नहीं लागू करना चाहिए जैसा कि हम बड़ी कंपनी के लिए करते हैं। ये बात इसमें कह रहा है कि जो थोड़े से लचीले अनुपालन नियम हो, ऐसी इसमें बात करी जा रही है। अब बात करते हैं जोखिम को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। अब ये बात है कि हम जो फ्री एआई विजन में 2 बातें करी गई थी, एक तो इनोवेशन को बढ़ावा देना है, एक जोखिम को कम करना है। तो जोखिम कैसे करने हो, तो ये है कि जो भी एआई नीतियां हो वो विनियमित संस्थाओं द्वारा बोर्ड अनुमोदित एआई नीतियां बनाई जाए ताकि एआई का दुरुपयोग ना हो सके और उस जोखिम को कम किया जा सके। उत्पाद अनुमोदन प्रक्रियाओं, अगर एआई के क्षेत्र में कोई उत्पाद बनाया तो उसकी अनुमोदन हो, है ना। उपभोक्ता संरक्षण ढांचों और ऑडिट जो होता है उसमें एआई संबंधित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। साइबर सुरक्षा प्रणाली जो है वो भारत की मजबूत होनी चाहिए। साथ साथ में अगर साइबर सुरक्षा को कोई खतरा हो रहा है, कोई भी ब्रीच हो रहा है, तो जो घटना है उसकी रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो एआई से संबंधित जोखिम है उनको कम किया जा सके, ठीक है। मजबूत एआई लाइफ साइकिल गवर्नेंस, मतलब एआई जो बनाया गया उसकी जो भी लाइफ साइकिल होगा वो किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से नहीं चलेगा, उसके लिए गवर्नेंस का जो ढांचा है वो मजबूत होना चाहिए। अगला है उपभोक्ताओं को एआई के साथ अंतर्क्रिया करते समय जागरूक करना। अब जब एआई पे आप अपनी पिक्चर अपलोड कर रहे हो या फिर एआई से कुछ भी सुविधा ले रहे हो तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि हमारी उस पिक्चर का आने वाले भविष्य में मिसयूज ना हो जाए। तो जोखिम कम कर किस प्रकार से कर सकते हैं, कुछ एआई संबंधित नीतियां बनाई जाए, बोर्ड से अनुमोदन हो, अगर कोई ऐसी एआई टेक्नोलॉजी आ रही है तो कोई भी उत्पाद हो गया उसका अनुमोदन लिया जाए। साइबर सुरक्षा को हमें बढ़ाना चाहिए, साथ साथ में अगर कोई घटना हो रही है इस प्रकार की तो उसकी रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गवर्नेंस जो है एआई के क्षेत्र में उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ साथ में जो उपभोक्ता है जो एआई का उपयोग कर रहा है वो खुद भी अपने आप में जागरूक होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फ्री एआई विजन क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो ये सबसे पहले तो महत्वपूर्ण इसलिए कि भारत में अब एआई का जो सेक्टर है उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम लोग बात करें कि वित्तीय क्षेत्र जो होगी उसमें एआई संबंधित निवेश से संबंधित अनुमान, अगर बात करें कि क्या डाटा है वित्तीय क्षेत्र में एआई से संबंधित निवेश के,
तो ये बोल रहा है कि जो बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, पूंजी बाजार हो गया या फिर पेमेंट सेक्टर हो गया जो भारत का, 2027 तक एआई संबंधी निवेश जो है लगभग 8 लाख करोड़ रुपए यानी कि 97 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ये बोल रहा है कि ये जो सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार और पेमेंट स्ट्रक्चर है, उसमें एआई संबंधी निवेश, मतलब उसमें एआई को इनकलकेट करने के लिए जो निवेश है वो लगभग 8 लाख करोड़ या कि 97 बिलियन तक पहुंच सकता है। ठीक है, केवल जनरेटिव एआई वास्तव में क्या है? जैसे कि हम चैट जीपीटी से कुछ लिखवा रहे हैं, हमारी फोटो बनवा रहे हैं, कुछ पीपीटी बनवा रहे हैं, तो जनरेटिव एआई है, तो बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ एआई जिसको बोलते हैं वो है। तो ये बोल रहा है कि केवल जनरेटिव एआई जो है वो खुद ही 2033 तक लगभग 1.2 लाख करोड़ तक निवेश होने की संभावना, मतलब जनरेटिव एआई जो है, जो कि सबसे बेसिक फॉर्म माना जाता है एआई का, उसी में लगभग 2033 तक 12 बिलियन डॉलर जो है तक निवेश होने की उसमें संभावना है, जो सालाना 28 से 34% की रेट से बढ़ेगा। ठीक है, अब उभरते जटिल जोखिम भी हमें, इसलिए हमें क्या, एआई विजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एआई से डाटा गोपनीयता, एल्गोरिदम पक्षपात हो सकता है, बाजार में हेरफेर हो सकती है, साइबर सुरक्षा की अपने आप में सुविधाएं हैं, गवर्नेंस संबंधी विफलताएं, जैसे नए खतरे जो हैं पैदा होते हैं। मतलब एआई का उपयोग जो है उसको अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो अच्छा भी रहेगा, परंतु एआई से ये सारी समस्याएं भी पैदा होती है, डेटा गोपनीयता भंग हो सकती है, बाजार में हेरफेर हो सकती है, साइबर सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और गवर्नेंस संबंधी विफलताएं हो सकती है। हो सकता है कोई आदमी एआई का उपयोग करके बाहर की सारी की ट्रैफिक लाइटों को बंद कर दे, तो केओस एक तरह से नहीं मच जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो सारी चीजें हो सकती है, अगर एआई के थ्रू हो रही है तो एआई का उपयोग करके हमें उसको काउंटर करना पड़ेगा। तो हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए एआई का। अगर ये जोखिम होंगे तो कहीं ना कहीं भारत की जो अखंडता है, ये सारी बात वही कर रहा है कि एआई के माध्यम से ये जो जोखिम हो सकते हैं वो भारत की अखंडता को कमजोर कर सकता है। और अगर यही जोखिम हम बैंकिंग प्रणाली में आ गया, वित्तीय सेक्टर में आ गया, तो अभी अभी जैसे डिजिटलीकरण भारत में बढ़ रहा है, कल को एआई के माध्यम से कुछ घपला कर लिया जाए या कुछ ऐसा फ्रॉड सामने आता है, तो भारत का जो उपभोक्ता है वो कैसे भारत की बैंकिंग संरचना के ऊपर विश्वास करेगा, या भारत की अखंडता है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो जो ये उभरते जोखिम है उसकी वजह से हमें फ्री एआई यानी कि वित्तीय क्षेत्र है उसमें एआई का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा और उसको मजबूत नवाचार भी बढ़ाना पड़ेगा, साथ साथ में जो जोखिम है एआई सेक्टर का उसको भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये 7 सूत्रों की बात हमने कर ली थी। तो इस पूरी न्यूज में हमने यही देखा कि जो आरबीआई ने एआई विजन लॉन्च किया है उसमें क्या क्या बातें, 2 रणनीति के ऊपर बेच दे, नवाचार को बढ़ाना और जोखिम को कम करना। साथ साथ में उसमें 7 सूत्र दिए गए हैं, तो वो 7 सूत्रों के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको याद होने चाहिए। कभी यूपीएससी मेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन 10 नंबर में। और उसके साथ हमने देखा कि फ्री एआई विजन जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो एआई जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत में, बैंकिंग सेक्टर में बढ़ रहा है, वित्तीय क्षेत्र में बढ़ रहा है, और एआई से संबंधित जोखिम भी हो सकते हैं, तो हमें उसको काउंटर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण न्यूज़ों का एनालिसिस हमने अभी किया है। अब हम बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। हमारी पहली खबर इसमें वो है परपेचुअल टोलिंग के बारे में। क्या है ये परपेचुअल टोलिंग? देखिए, हाल ही में पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, लोक लेखा समिति, उसने ये बोला कि परपेचुअल टोलिंग की जो प्रणाली है उसकी आलोचना करी है उसने। और परपेचुअल टोलिंग का अगर सिंपल सा अर्थ ये है कि अगर कोई हाईवे बनाया गया, उसकी लागत वसूल हो गई, फिर भी उसके बाद टोल वसूलना जारी है, ये परपेचुअल टोलिंग कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि परपेचुअल टोलिंग होता क्या है। अगर जो लागत लगी है उसका वसूल हो चुका है, उसके बावजूद भी टोल कलेक्शन जारी है। तो परपेचुअल टोलिंग के बारे में जानते हैं क्या है? देखिए, 2008 में कुछ नियम थे, उसमें संशोधन किया गया और ये बोला गया कि परियोजना की जो लागत है अगर वो वसूल हो जाती है तो उसके बावजूद भी टोल किया जाएगा, टोल वसूल किया जा सकता है। ऐसा परपेचुअल टोलिंग के लिए नियम लाया गया था 2008 में। तो नियम रूप से तो ये ठीक है, परंतु फिर भी समिति इसकी आलोचना की थी कि क्यों ले रहे हो आप इस तरह से ना।
और 2023 में इस व्यवस्था को एक तरह से फॉर्मल या औपचारिक रूप और दे दिया गया। तो परपेचुअल टोलिंग हाँ एक्ट के माध्यम से ही करी जा रही है, नियमों के माध्यम से करी जा रही है, परंतु फिर भी जो समिति है उसकी आलोचना कर रही है ना। तो वर्तमान प्रणाली क्या है देखते हैं। देखिए टोल दरें जो हैं वो 2008 में तय की गई थी। पहली बार टोल दरें 2008 में तय की थी, फिर उसको बोला कि हर साल 3% की उनमें लगभग वृद्धि की जाती है। अब कोई बिल्ट ऑपरेट टोल परियोजना है, बिल्ट ऑपरेट इकोनॉमी में आता है जनरली कि उस जगह को बनाया, उसको ऑपरेट कर रहे हैं और वहां से टोल कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो कोई परियोजना है, अगर उसके अनुबंध की अवधि है, जैसे कि कोई अगर निजी क्षेत्र है किसी हाईवे परियोजना को बना रहा है, उसने बनाया, चलाया, अपने उसने पैसा निकाल लिया टोल के माध्यम से, तो अगर उसकी जो अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई तो उसके बाद क्या होता है कि उस रोड पर, उस हाईवे पर एनआईएच जो होता है, NIAH, NHAI होता है, दो है। NHAI जो होता है वो क्या करता है, फिर वो टोल प्लाजा का संचालन करता है। निजी क्षेत्र तो वहां से निकल गया, परंतु अब उसके उपरांत कौन है, NHAI वहां पे टोल का संचालन करता है। और जो भी इससे अर्जित राजस्व आता है, यानी कि जो NHAI जो भी टोल कलेक्ट करता है, उससे जो भी राजस्व आता है वो भारत के जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, संचित निधि, उसमें जमा हो जाता है। तो परपेचुअल टोलिंग क्या है, सबसे पहले तो लागत वसूली होगी, उसके बावजूद भी कलेक्शन जारी है। 2008 के नियमों में संशोधन करके इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। 2023 में इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया था। टोल की दरें 2008 में तय की गई थी, 3% की रेट से जनरली वो बढ़ती है सालाना रूप से। और अगर परियोजना के अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई है तो उसके बावजूद भी अगर हो जाती है, उसके बाद NHAI है वो टोल कलेक्ट करता है और वो जो पैसा कलेक्ट होता है वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। अब जो समिति है वो कुछ समाधान भी देती है। वो ये बोलती है कि आप एक काम कीजिए, सड़क की जो मरम्मत की जा रही है या फिर कोई सड़क जो वो अनुपयुक्त हो गई, उसको यूज नहीं किया जा सकता, तो स्वतः टोल रिफंड के लिए प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब अगर कोई सड़क है खराब हो चुकी है, उसको उपयोग नहीं किया जा रहा है या मरम्मत उसकी की जा रही है, तो फिर लोगों को स्वतः रूप से टोल रिफंड के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। अब अब ये बोल रहा है कि लागत अगर आपकी वसूल हो गई, उसके बावजूद भी अगर आप टोल कलेक्ट कर रहे हो, तो उस व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए कुछ ना कुछ एक स्वतंत्र पर्यवेक्षण प्राधिकरण गठित कर लो, ताकि पता तो लगे कि वास्तव में जो ये कितना लागत आप इकट्ठा कर रहे हो उसके बावजूद भी। तो एक स्वतंत्र पर्यवेक्षण प्राधिकरण की गठित किया जाना चाहिए, ताकि उसको उचित ठहराया जा सके और वो प्राधिकरण जो है देख सके कि भाई कितना ये लोग टोल कलेक्ट कर रहे हैं उसकी लागत वसूल होने के बावजूद, ठीक है। और टोल के वास्तविक संचालन और सड़क के रखरखाव की लागतों को पारदर्शी तरीके से आकलन करना चाहिए। मतलब सिमटा से ये बोल रहा है कि टोल जो संचालित होता है या फिर सड़क के जो रखरखाव की जो लागत होती है वो पारदर्शी तरीके से पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, ऐसी बात कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये परपेचुअल टोलिंग क्या होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अब इंडियन ओलंपिक संघ के बारे में एक खबर है। भारतीय ओलंपिक संघ, देखिए क्या है, IOA जो है उसने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने वाले हैं उसमें भारत की जो दावेदारी है उसको औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। अब सबसे पहले इसमें जो बात दी गई वो है कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स अगर बात करें प्रतिस्पर्धा के हिसाब से कि लोग उसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रतिस्पर्धाओं, खेल प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से, तो ओलंपिक के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये, ठीक है। ओलंपिक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कॉमनवेल्थ आता है और इसमें लगभग 71 देशों और क्षेत्रों के एथलीट जो है वो भाग लेते हैं। कॉमनवेल्थ तो जनरली वो माना जाता है कि जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो देश थे पहले टाइम पे वो कॉमनवेल्थ में शामिल है, पर कुछ ऐसे देश भी है जो ब्रिटिश शासन में नहीं थे फिर भी कॉमनवेल्थ में शामिल है, और कुछ एक दो देश ऐसे भी हो सकते हैं जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पहले थे परंतु कॉमनवेल्थ में नहीं है ना। तो इसमें बात यह की गई है कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उनकी मेजबानी के लिए बात करी गई है। अब सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे, 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए। तो इसमें मुख्य खबर है वो इस बारे में कि इंडियन ओलंपिक संघ जो एसोसिएशन है वो क्या है। तो देखिए इंडियन ओलंपिक संघ जो है इसकी स्थापना 1927 में दो महान विभूतियां थी भारत की, उन्होंने किया था। सर दोराबजी टाटा जो कि संस्थापक अध्यक्ष थे इसके, साथ साथ में डॉक्टर A.G. नो हेरेन,
जो कि संस्थापक महासचिव थे। इनके द्वारा 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उसी वर्ष इसे, मतलब जिस टाइम पे ये स्थापित हुआ था 1927 में, उसी वर्ष इसे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन है या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, उससे मान्यता भी मिल गई थी। ठीक है, मतलब देखिए ये क्या है, भारत के स्तर पर है, फिर अलग अलग देशों के स्तर पर होगा, और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक संघ है। तो उस समिति से भी इसको मान्यता उसी साल मिल गई थी 1927 में। अब पंजीकरण की बात करें तो कैसे पंजीकृत है? एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है 1860 का, उसके तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में ये पंजीकृत है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उद्देश्य क्या है इसका? भारत में जो ओलंपिक मूवमेंट है या ओलंपिक खेल है, उसका विकास करना, प्रसार करना और उसका संरक्षण करना। ठीक है, गवर्नेंस कैसे, मतलब इसका जो संरचना है गवर्नेंस की, उसको कैसे देखा जाता है? तो 32 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद होती है जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यों को प्रबंधित करती है। ठीक है, आगे समझ में? तो मुख्य अगर फैक्ट ध्यान रखना हो तो ये ध्यान रखिएगा, 1927 में इसकी स्थापना सर दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी। और बाकी तो नाम से भी क्लियर है कि भारत ओलंपिक संघ क्या करेगा, भारत में ओलंपिक को बढ़ावा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी खबर है नासा का ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी यानी कि ओसीओ। देखिए हाल ही में जो ट्रम्प प्रशासन है वो ये बात कर रहा है कि जो नासा की जो ओसीओ चल रहा है, ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी जो है, वो उसको बंद करने की रणनीति बना रहा है। तो हमारा इसमें मुख्य न्यूज है कि ये ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी ओसीओ वास्तव में क्या है। तो देखिए कार्बन का जो स्तर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर होता है, उस पर निगरानी करने के लिए नासा के द्वारा इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया था। सिंपल शब्दों में अगर प्रीलिम्स में आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे नाम से दिख रहा है आपको, ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी, यानी कि कार्बन को ऑब्जर्व करेगी ये, और किसके द्वारा इसको बनाया गया है? नासा के द्वारा। ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ये ध्यान रखनी है ना। और जो डाटा जो भी था कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में, जो ऑब्जर्वेटरी डाटा लेके आती थी, वो है वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, सबके लिए लाभदायक हुआ करता था, क्योंकि जब कार्बन के स्तर का उनको पता लगता था तो वो डाटा सभी वैज्ञानिक और नीति निर्माता यूज किया करते थे। अब हमारी जो मुख्य खबर है वो ये है कि ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी वास्तव में क्या है। तो देखिए ओसीओ जो 2 है उपग्रह, 2014 में भेजा गया था इसको। ओसीओ 3 जो है इसको 2019 में भेजा गया था। और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है आईएसएस, जो कि लगभग 350-400 किलोमीटर ऊपर स्थित है, वहां पे इसको स्थापित किया गया था। और इसमें जो हबल टेलीस्कोप है उस प्रकार की टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग की गई थी। और इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन एमिशन जो है, उस पर ये निगरानी करे। और ये जो भेजा गया था नासा के द्वारा ओसीओ, ये मतलब सबसे बेहतरीन और सटीक प्रौद्योगिकियों में से एक था जो कि कार्बन एमिशन के ऊपर नजर रखा करता था। परंतु हाल ही में जो ट्रम्प साहब है या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, वो इसको बंद करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब इस महत्व क्या है इसका। देखिए अब दुनिया में कार्बन ट्रैकिंग ये करता है कि कार्बन उत्सर्जन कहाँ हो रहा है और कितना अवशोषण हो रहा है, ये बात दिखाता है ओसीओ। तो यहां से कुछ जानकारियां प्राप्त हुई। वो जानकारी ये प्राप्त हुई कि जो अमेजन वर्षा वन है वो जितना CO2 अवशोषित करते हैं उससे ज्यादा उत्सर्जित करते हैं। इस ऑब्जर्वेटरी के रिसर्च के माध्यम से ये पता लगा, जो ये कार्बन को ट्रैकिंग कर रही थी। अब उसके बाद ये पता लगा कि जो कनाडा और रूस में बोरियल 1 है तथा पिघलते फर्मोफ्रास्ट मतलब एक तरह से बर्फ की बड़ी चादर होती है। पिघलते फर्मोफ्रास्ट जो क्षेत्र है वो जितना CO2 उत्सर्जित करते हैं उससे कहीं ज्यादा CO2 अवशोषित करते हैं। ये इसी ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से जब कार्बन की ट्रैकिंग की गई तो यह हमें पता लगा। पौधों के स्वास्थ्य की निगरानी भी ये ऑब्जर्वेटरी करती है कि प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली जो चमक होती है का पता लगाकर ये पता लगा सकती है कि सूखे पौधे हैं या नहीं है, या उनमें भोजन की कमी है या नहीं है, उसका पूर्वानुमान इससे लगाया जा सकता है। तो आपको बस एक जो सिंपल टर्म ध्यान रखनी है प्री के हिसाब से, वो ये है कि ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी क्या है। तो विश्व स्तर में कार्बन को ट्रैक करने के लिए
कि कार्बन का कितना उत्सर्जन हो रहा है, कितना अवशोषण हो रहा है, उसके लिए ऑब्जर्वेटरी है। कहाँ पे स्थापित की गई थी? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? नासा। ये 3 स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है प्री के हिसाब से। बनेगा क्वेश्चन तो उधर से ही बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मशरूम की 2 प्रजातियां मिली हैं, उनके बारे में बात करते हैं। 2 प्रजातियां, उनके नाम क्या है? ब्लू पिंक गिल और शटलकॉक मशरूम। ये 2 प्रजातियां हाल ही में तेलंगाना में मिली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए अगर ये साथ में मशरूम नाम तो उसको देना ही पड़ेगा एग्जामिनर को। ब्लू पिंक पिंक गिल अगर बोलता है तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना कि ये ब्लू पिंक गिल क्या है? मशरूम है। कहां मिला है? तेलंगाना में मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो ब्लू पिंक बिल मशरूम जो है तेलंगाना में मिला है। और क्या तेलंगाना का स्थानीय है या भारत का स्थानीय? नहीं, ये मिला जरूर तेलंगाना में भी है, परंतु ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड का स्थानिक है, यानी कि वहां पाया जाता है मुख्यतः रूप से। भारत में तो मिला है। अब देखिए ब्लू पिंक गिल मतलब कुछ इसका कलर जो है पिंक टाइप का, वो क्यों है? इसका जो कलर है वो एजुलिन नामक एक रंजक है, उसके कारण है। अब ये एजुलिन जो है, एक्चुअली जो ये मशरूम होता है, ये फंगस ही होते, कवक होते हैं। तो ये एजुलिन नामक जो रंजक होता है, ये कवक में बहुत दुर्लभ होता है। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि जो ब्लू पिंक गिल मशरूम है वो बहुत दुर्लभ तरीके से मिल सकता है। कवकों में ये रंग बहुत दुर्लभ तरीके से होता है, तो भारत में ये पाया गया है। जबकि ये बोलते हैं कि ये एल्यूजीन नामक रंजक जो है वो पौधों या फूलों में तो पाया जाता है, परंतु कवक में बहुत कम पाया जाता है। तो इसी वजह से ये विशिष्ट बन रहा है, ठीक है। अब तेलंगाना के कदम्बा रिजर्व फॉरेस्ट और कागज नगर वन प्रभाग के अन्य क्षेत्रों में देखा गया है। और ये जो क्षेत्र है ऑलरेडी तेलंगाना के, ये दोनों क्षेत्र, यहाँ ये दोनों क्षेत्र ऑलरेडी फंगस के लिए या फंगल के लिए, कवक की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 1 जो ध्यान रखना है, ब्लू पिंक गिल के बारे में, कहाँ मिला है? तेलंगाना में। भारत का स्थानिक है क्या? नहीं, न्यूजीलैंड का स्थानिक है। इसका जो कलर है उसकी किसकी वजह से? एल्यूजीन नामक रंजक की वजह से। ये 3 फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। अगला देखते हैं क्या है? शटलकॉक मशरूम। अब शटलकॉक मशरूम भी कहां मिला है? सबसे पहली बात तेलंगाना में। क्या भारत में पहले भी मिला है? हाँ मिला है। ऐसा है कि पूर्वी घाट में पहली बार देखा गया है, परंतु इससे पहले इसे पश्चिमी घाट में या पश्चिमी भारत में और भी जगह में दर्ज किया जा चुका था। यह हुआ कि पूर्वी घाट में तेलंगाना में पहली बार देखा गया, ठीक है। इसकी क्रिस क्रॉस लैक्टिस संरचना बीजाणुओं को प्रभावी तरीके से हवा में छोड़ने में मदद करती है। इतना नहीं देखना है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कहाँ? तेलंगाना में मिल रहा है। और जो पिंक गिल है वो भारत का स्थानिक नहीं है, वो स्थानिक है आपका न्यूजीलैंड का, और पहली बार भारत में दिख रहा है। शटलकॉक जो है वो पहले भी भारत में दिख चुका है, पश्चिमी घाट और पश्चिमी भारत में। पूर्वी भारत में पहली बार दिखा है और तेलंगाना में दिखा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के बारे में। तो देखिए हाल ही में हुआ क्या है कि सरकार ने जो एनजीटी है उसमें कुछ सदस्यों की नियुक्ति करी है। तो हमारा तो जो मुख्य मुद्दा है कि वो एनजीटी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो एनजीटी का सबसे पहले मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। पर्यावरण से जुड़े जो मामले होते हैं उनका निर्णय एक त्वरित गति से हो सके और एक्सपर्ट के माध्यम से हो सके, क्योंकि हो सकता है कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले वो पर्यावरण के मामले में बहुत विशेषज्ञ ना हो। तो यहाँ पे विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जा सकती है। जैसे सरकार ने 4 विशेषज्ञों की नियुक्ति करी है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में अपने आप में एक्सपर्ट्स होंगे। तो पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ प्रकार का निर्णय दिया जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसको स्थापित किया गया था। यानी कि ये क्या है? सांविधिक निकाय है एक, ठीक है। अगला ये है, अब जो इसको है एक सिविल न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता जो है 1908 की, उसके तहत इसको सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट की पावर में यही होता है कि अगर इसको पर्यावरण संबंधित मामलों की जांच करनी है तो किसी को समन कर सकता है, ये किसी व्यक्ति को बुला सकता है बयान के लिए, कोई डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, यानी कि सिविल पावर इनके पास है। एक महत्वपूर्ण बात और इसमें ये है कि ये जो जैसे कि सिविल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जैसे सुनवाई होती है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो होते हैं, उसको चेंज तो अभी कर दिया है इनको,
तो उनसे ये बंधा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में जनरली इस प्रक्रिया के तहत सुनवाई होती है, परंतु ये उनसे बंधा हुआ नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत है उसके अनुसार कार्य करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई आपकी पेशी है, पर्यावरण संबंधी मामलों में जाना है, तो आप वकील के माध्यम से ही जाए। आप पर्यावरण अगर एनजीटी में जा रहे हैं तो वहां पर ये सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम उससे बंधा हुआ नहीं है। प्राकृतिक न्याय या पर्यावरण संरक्षण, विकास और पर्यावरण के संतुलन के लिए उनको जो भी बेहतर निर्णय लग सकता है वो निर्णय ये लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके सदस्यों की बात करें तो 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं और पुनर्नियुक्ति उनकी नहीं हो सकती है। उन सदस्यों की ये बात की गई है इसमें एक्ट में। अब अध्यक्ष की पात्रता क्या है, जो अध्यक्ष इसका रहेगा? तो ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस या फिर वर्तमान में कोई जस्टिस हो वो इसका अध्यक्ष हो सकता है, या फिर हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश जो हो वो इसका अध्यक्ष हो सकता है, ऐसी बात की गई है। तो ये एनजीटी के बारे में हम लोगों को सारी बात करी है, प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है एनजीटी। ठीक है, अब एक बात करते हैं एनवलप डाइमर एंटी टॉप एपिटॉप। एनवलप डाइमर एपिटॉप ये क्या है? देखिए, हाल ही में कुछ रिसर्चर हैं, उन्होंने ये पाया कि जो डाइमर एनवलप डाइमर एंटी टॉप है, एपिटॉप जो है नामक विशिष्ट एंटीबॉडी की पहचान की है, जो कि डेंगू के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र में या उसको समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो हमारा मुद्दा यही है कि एनवलप डाइमर एपिटॉप वास्तव में क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, डेंगू का वायरस होता है उसका एक खास हिस्सा है ये क्या, एनवलप डाइमर एपिटॉप। तो ये ऐसा हिस्सा है जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसको पहचान लेता है। इसमें कुछ ऐसी खूबी है जिसकी वजह से ये पहचान लेता है और उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडी बना लेता है। जब हम जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है वो किसी वायरस को पहचानेगा नहीं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी किस प्रकार से बना सकता है? तो जो ये है एनवलप डाइमर एंटीटॉप एपिटॉप जो है, ये जो डेंगू का वायरस होता है उसका कुछ हिस्सा है जिसको कि हमारा इम्यून सिस्टम समझ रहा है कि ये डेंगू का कुछ ऐसा हिस्सा है जिसको खिलाफ मैं एंटीबॉडी बना सकता हूं। तो क्या है वास्तव में, देखिए, अब जब डेंगू वायरस होता है तो जो डेंगू वायरस की सतह होती है उस पे एनवलप प्रोटीन होते हैं और वे युग्म के क्रम में होते हैं। एनवलप की जो प्रोटीन होते हैं ई मतलब एनवलप जो है वो प्रोटीन है और वो एक तरह से डाइमर यानी कि युग्म में होते हैं, इस प्रकार से होते होंगे। ठीक है, जिस स्थान पर 2 प्रोटीन मिलते हैं, यानी कि जिस स्थान पर मान लीजिए इस स्थान पर 2 प्रोटीन मिलते हैं, एनवलप जहां पे मिलते हैं वहां पर एक खास 3D संरचना बनती है। मतलब इस जगह कोई एक खास 3D संरचना बन रही है, तो इसको क्या बोला जा रहा है, एनवलप डाइमर एपिटोप। मतलब ये है कि जो डेंगू का वायरस होता है उसकी जो सतह होती है उस पे एनवलप प्रोटीन होते हैं ये एनवलप प्रोटीन हो गए और वो युग्म में होते हैं, डाइमर में होते हैं। और जहां पे ये 2 प्रोटीन जुड़ रहे होते हैं तो यहां पर एक खास 3D संरचना बनती है जिसको क्या बोलते हैं, एनवलप डाइमर एपिटोप। और इसी खास 3D संरचना को हमारी जो है इम्यून सिस्टम वो पहचान जाता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर सकता है। ठीक है, ये न्यूज है। तो एनवलप डाइमर एपिटोप क्या है, एक प्रकार की 3D संरचना है जो कि डेंगू के वायरस में पाई जाती है। आगे देखते हैं। अब है प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। तो देखिए, हाल ही में हमारे देश में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सिंदूर। तो भारतीय वायुसेना बोल रही है कि जो प्रोजेक्ट कुशा है उस पे अब हमें और तेजी से कार्य करना पड़ेगा। तो क्या है प्रोजेक्ट कुशा, हमारे लिए काम का है कि प्रोजेक्ट कुशा क्या है। प्रोजेक्ट कुशा यानी कि प्रोग्राम लॉन्च रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बिगर। मतलब प्रोजेक्ट कुशा जो है उसका दूसरा नाम ये है। अब ये नाम होता है तो आप तुरंत पहचान में जाते हैं कि क्या किया जा रहा है, प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनानी है। परंतु प्रोजेक्ट कुशा अगर आपके सामने आता है प्रीलिम्स में या किसी टेस्ट में कि प्रोजेक्ट कुशा क्या है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रोजेक्ट कुशा की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, उसका दूसरा नाम है लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई जा रही है सरफेस टू एयर। इसे 2022 में लगभग
21,700 करोड़ की लागत से इसको मंजूरी दिया गया था। डीआरडीओ के नेतृत्व में चल रहा है और एक इंडिजीनियस पहल है। इसके तहत लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली विकसित की जानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इस प्रोजेक्ट के बारे में। क्या है प्रोजेक्ट कुशा? क्या है आपसे एक लाइन में पूछे तो डीआरडीओ के नेतृत्व में चल रहा है। दूसरा, लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली विकसित करनी है, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर देखा या पाकिस्तान के साथ अभी जो भी टसल हुई थी, उसमें हमने ये देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए। तो अब जो 2022 में बात की गई थी, अब ये वायुसेना ये बोल रही है कि इसको अब तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट कुशा लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्रणाली को बनाने का, विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और डीआरडीओ के नेतृत्व में किया जा रहा है। अब इसके 2 चरण है, ये तो इतना काम करने पर देख लेते हैं। 2 चरण, इसमें 4 इंटरसेप्टर वेरिएंट का विकास किया जा रहा है। जैसे कि एक इंटरसेप्टर वेरिएंट होगा M1 जिसकी रेंज होगी 150 किलोमीटर के आसपास की, वो कर सकता है। M2 जिसकी रेंज होगी 250 किलोमीटर के आसपास। M3 जिसकी रेंज होगी 350 से 400 किलोमीटर के आसपास। और एक नौसेना का वेरिएंट भी होगा जिसकी रेंज होगी लगभग 200 से 300 किलोमीटर के आसपास। तो चरण 1 में 4 इंटरसेप्टर इसमें बनाए जा रहे हैं, M1, M2, M3, M4। अब चरण 2 जो है उसमें ये बात की जा रही है कि 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर भी अगर आ रही है तो भी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो विकसित की जा रही है। मतलब एयर डिफेंस प्रणाली इस प्रकार से काम करती है कि मान लीजिए यहाँ पे एयर डिफेंस खड़ा हुआ है, यहां से कोई मिसाइल आई तो इसको इंटरसेप्ट किया और फिर यहां से इस डिफेंस प्रणाली से दूसरी मिसाइल छूटती है और उसको रास्ते में ही नष्ट कर देती है, या फिर कोई ड्रोन आ रहा है तो, है ना। तो इसमें यह बात की गई कि चरण 1 में 4 इंटरसेप्टर वेरिएंट बनाए जाएंगे और चरण 2 में एक इंटरसेप्टर वेरिएंट बनाया जाएगा जो कि 600 किलोमीटर का होगा। मुख्य बात ये लाइन याद रखनी है, लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली विकास की जा रही है प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ के नेतृत्व में। आगे देखते हैं बीएसएफ के बारे में कुछ खबर आई है। बीएसएफ क्या है? तो देखिए, हाल ही में जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बोला है कि बीएसएफ की पहली कैडर रिव्यू को मंजूरी प्रदान की है। मुख्य इसमें हमारा ये कि बीएसएफ क्या है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। वो क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है तो वो बीएसएफ है, ये ध्यान रखना है। स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी, जब गुजरात पर पाकिस्तान पर पाकिस्तान का हमला हुआ था। उसके बाद बीएसएफ की स्थापना की गई थी। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, कहां कहां इसको तैनात किया गया है? तो अभी भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर जो है वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ है। साथ साथ में जो कुछ वामपंथी उग्रवाद या फिर नक्सलवाद वाले इलाके हैं वहां पे भी बीएसएफ को तैनात किया गया है, परंतु मुख्यतः जो तैनात है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। आगे देखते हैं। अब इसके कार्य क्या है? देखिए, शांति के समय तो इसके कार्य ये हैं कि सीमा पार से अगर तस्करी हो रही है, कुछ अपराध हो रहे हैं, है ना, या सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करनी हो, जैसे कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, वो देखना है। परंतु युद्ध के समय ये क्या करता है? अगर जैसे कि सेना आई नहीं है, तब तक हमला हो गया हो, तो भारतीय सेना की सहायता वहां पे करना है। हमला होने की स्थिति में भारतीय सेना की सहायता करना। परंतु कई बार ऐसा होता है कि सेना आने तक सीमावर्ती क्षेत्रों की अगर सुरक्षा करना है तो फिर ये करेंगे। युद्ध बंदी अगर आए मान लीजिए, तो उनकी सुरक्षा करना, लॉजिस्टिक जो चीजें, रसद आपूर्ति हो गया, उसको देखना, और सीमा के पीछे भारतीय क्षेत्रों की रक्षा करना। मतलब जैसे कि अभी मान लीजिए राजस्थान बॉर्डर की साइड से पाकिस्तान का आक्रमण हो जाता है, तो सबसे पहले उसको बीएसएफ झेलेगी, फिर सेना आ जाएगी, सेना फिर लड़ाई करेगी, बीएसएफ फिर पीछे वाली पंक्ति में चली जाएगी, और भारतीय जो पीछे वाले क्षेत्र होंगे अगर वहां पे पाकिस्तानी सेना आती तो उसका रक्षा करने के लिए बीएसएफ वहां पे खड़ी रहे। ठीक है, अब ये हमने जितनी भी हमारी न्यूज थी सुर्खियों में, संक्षिप्त न्यूज, वो सारी कवर की है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे एक स्थल जो है वो न्यूज में, उसके बारे में। तो देखिए, स्थल जो न्यूज में वो है ईस्टर। ईस्टर जो है इसको बोलते हैं द्वीप, जो है एक न्यूज में अभी हमारा है। इसकी स्थिति ये पैसिफिक ओशन में है। तो हुआ क्या है, रिपोर्ट ये आई है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र जल के बढ़ते स्तर से 2080 तक ईस्टर द्वीप का तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकता है और इस वजह से मोई और कई पुरातात्विक धरोहर समाप्त हो सकते हैं, ऐसी न्यूज आई है।
तो हम लोग तो बात ये करते हैं कि जो ईस्टर द्वीप है हमारा, वो कहाँ है और उसके आसपास का क्षेत्र किस प्रकार का है ना? तो देखिए, ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित सबसे पूर्वी पोलिनेशियाई द्वीप है। अब पोलिनेशियाई द्वीप क्या है? एक्चुअली ये है कि जो मध्य और दक्षिण प्रशांत महासागर है, उसमें लगभग 1000 द्वीप स्थित है। तो उनको संयुक्त रूप से पोलिनेशियाई द्वीप बोला जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित सबसे पूर्वी पोलिनेशियाई द्वीप है। ठीक है। यह मुख्य भूमि चिली के पश्चिम में, मतलब ये देखिए चिली इसके यहाँ पे है, तो चिली के पश्चिम में हो गए। ठीक है। और पिटकैन्स द्वीप के पूर्व में स्थित है। पिटकैन्स द्वीप तो खैर यहाँ पे दिखा नहीं गया है। राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो ये चिली जो है, चिली का ही एक तरह का विशेष क्षेत्र है। चिली का एक विशेष क्षेत्र है आपका कौन? ईस्टर द्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं। भौगोलिक विशेषताएं क्या है इसकी? भौगोलिक विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए, इसकी राजधानी है हंगारोवा। अब भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, ज्वालामुखी एक लघु त्रिकोणीय ज्वालामुखी द्वीप, खुद ये अपने आप में ज्वालामुखी द्वीप है। इसका निर्माण 3 विलुप्त ज्वालामुखियां हैं उनसे हुआ है। नाम याद नहीं रखना कौन से विलुप्त है, छोड़ दीजिए, परंतु एक ज्वालामुखी द्वीप है, इतना ध्यान रखना है। जलवायु, यहाँ की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय समुद्री जलवायु प्राप्त होती है यहाँ पे। किस पर? ईस्टर द्वीप पर, जहां सर्दियां सामान्य और ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है। मतलब सर्दियां तो नॉर्मल होती है और ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्मी होती है यहाँ। ठीक है। वैश्विक मान्यता की अगर बात करें तो वो क्या है कि रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मतलब ये ईस्टर द्वीप है, इसमें एक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वहां का, जो कि यूनेस्को धरोहर स्थल है। रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जो कि ईस्टर द्वीप पर स्थित है। ठीक है। बाकी हमने जो अब आपकी जो सारी महत्वपूर्ण खबरें थी, संक्षिप्त सुर्खियां थी, साथ साथ में आपकी जो प्लेसेस इन न्यूज था, वो सारे कवर कर लिए। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल आ रहे हैं, आप इन सवालों को एक बार देख लीजिए और इन सवालों के जो आंसर है फिर आप प्रोवाइड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इन सवालों को। आगे बढ़ते हैं। ये 3rd 4th सवाल है, इन सवालों को देखिए। आज जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है सारे सवाल। ठीक है, तो आप ये जो 6 सवाल है, इन 6 सवालों को सॉल्व कीजिए और जो भी कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आपको एक जो मैंने 2018 का पीवाईक्यू बताया उसका आंसर देना है, कोरल ट्रायंगल का आंसर देना है, साथ साथ में इन 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। और न्यूज टुडे के अन्य अंकों के लिए आने वाले टाइम में जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।